Hello students, from today we are going to start our new session of class 9th economics. Okay, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। जैसे हमने 8th क्लास तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सोशल स्टडीज़ में कौन कौन से हमने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। बट अब 9th क्लास से क्या हो जाएगा, 9th क्लास से हमारे 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, एंड इकोनॉमिक्स। अब आप ये मत समझिएगा कि इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बिकॉज ये भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की तरह ही इतना ही इंपॉर्टेंट है सोशल स्टडीज़ में। ओके, तो अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नोन एज इन विच we allocate the resources of instead of scarce resources। तो हम ये जानते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज जो होती हैं, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब होता है जो रिसोर्सेज ख़त्म होने वाली हो या फिर जो ख़त्म हो चुकी हों, उन रिसोर्सेज को अगर हम चेंज कर देते हैं, एलोकेट मतलब क्या होता है, मतलब उनकी जगह हम कोई और से रिसोर्सेज लें जिससे जो हम वर्क कर रहे हैं उन रिसोर्सेज से उन्हें फ़र्क ना पड़े, उसे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। इकोनॉमिक्स का मतलब ये भी होता है कि जो हमें इनकम का प्रोसेस होता है हमारा, चाहे हम बिजनेसमैन हैं या फिर हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जिसमें भी हम मनी हमारे पास आ रही है, इनकम आ रही है, उस सारे प्रोसेस में भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है। ओके, और इकोनॉमिक्स की शॉर्ट फॉर्म इको होती है, हम शॉर्ट फॉर्म में से इको भी कहते हैं। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर 1 है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी दे रखी है किस गांव की, जिसका नाम है पालमपुर। इसमें हम पढ़ेंगे कि हाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है। ओके, इससे हम ये भी जान लेंगे कि इकोनॉमिक्स रियल में होता क्या है, और ये आपके लिए जैसे न्यू सब्जेक्ट है तो फर्स्ट चैप्टर हमें इसलिए थोड़ा इजी दे रखा है जिससे हम इसे अच्छे से जान सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है हमें ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस इज़ वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज सब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक स्टोरी विलेज पालमपुर की, जो एक गांव है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। इसकी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी के बारे में। ये जो एक विलेज है ये हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक, जो सच में नहीं होता है, जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमने कैसे ही हम एक इमेजिनेशन में बना लिया कि पालमपुर एक विलेज है। अब हम उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो फार्मिंग क्या है, फार्मिंग जैसे आप जानते हैं क्या होता है, वो एक मेन एक्टिविटी है, मेन सबसे ज़्यादा मतलब वही होती है कहाँ पर, पालमपुर में। वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो जैसे फार्मिंग हमारी मेन एक्टिविटी है, और जो सारी एक्टिविटीज़ जो दूसरी होती हैं कौन कौन सी, जैसे कि हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं उसे कहते हैं। डेयरी, जैसे डेयरी हम जानते हैं क्या होता है, दूध और जो भी हमें मिल्क गुड्स मिलता है जहाँ से। ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड स्केल में है। क्या क्या चीज़ें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया स्मॉल स्केल में, डेयरी या ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब। These production activities need various types of resources। और ये जो सारी ये हैं एक्टिविटीज़ हैं, ये सब क्या, इनके लिए अगर हम ये ज़्यादा स्केल पे करना चाहते हैं, इनके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होंगी। नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होंगी, मैन मेड आइटम्स चाहिए होंगे, ह्यूमन एफर्ट चाहिए होगा, मनी एटसेट्रा। तो कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिलती है नेचर से, मैन मेड रिसोर्सेज जो मैन मेड ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाई है, ह्यूमन एफर्ट मतलब हमें इंसान की मेहनत भी चाहिए होगी, चाहे हम कोई मजदूर रखें या कुछ रखें, और पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे अगर हमें क्या लार्ज स्केल पे क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करनी है या फिर डेयरी, ट्रांसपोर्ट, इन सबको भी अगर हमें आगे बढ़ाना है पालमपुर गाँव में। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो हम जब ये स्टोरी पढ़ेंगे, पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे हम किसका, पालमपुर विलेज का, इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं वो कंबाइन हो जाती हैं
एक साथ मतलब मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे ये प्रोड्यूस करती हैं डिज़ायर्ड गुड्स, जो हम डिज़ायर्ड मतलब तो चाहते हैं, जो हम गुड्स जो हम चाहते हैं गुड्स हमें मिले, एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं विलेज में। ओके, सो हम इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है ओवरव्यू के बाद, तो हम सबसे पहले पालमपुर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। तो पालमपुर जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब किससे कनेक्ट हुआ हुआ है, उसके आसपास के जो गांव हैं उन सब से। ठीक है, एंड टाउन्स, गांव और जो वहाँ पे ज़िले हैं, कस्बे हैं, उन सब से वो क्या हुआ हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। एक रायगंज वहाँ पर क्या है, उसके पास में ही एक 3 किलोमीटर की दूरी पर पालमपुर में के पास एक क्या है, एक बड़ा गाँव है, बिग विलेज है। An all-weather road connected the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। तो अब क्या दे रखा है कि एक रोड भी पालमपुर से कनेक्ट है, जो इन सारे इन विलेजेस से कनेक्टेड है। कौन कौन से विलेजेस से कनेक्टेड है, जैसे रायगंज हो गया या और भी सारे टाउन्स होंगे, इन सब से कनेक्टेड है वो रोड, और उसे ऑल वेदर रोड कहते हैं। मतलब उस रोड पे क्या है, मतलब वहाँ पर बारिश भी होती है, स्प्रिंग सीजन भी होता है, विंटर समर सारे सीजन्स वहाँ पर होते हैं। ओके, तो और वो जो रोड है वो किससे भी कनेक्ट है, नियरेस्ट स्मॉल टाउन, एक वहाँ पे स्मॉल ज़िला है या हम कह सकते हैं कस्बा है, वो कौन सा है, शाहपुर, वो छोटा सा एक कस्बा है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टोंगाज, बुगीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज। तो अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट जो है जो जाता है दूसरे गांवों में, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती होंगी पालमपुर में, वो दूसरे गांवों तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं ये रोड पर, बुलॉक कार्ट्स। बुलॉक कार्ट्स क्या होती है, जिसे हम टोंगास भी कहते हैं, बुग्गीज भी कहते हैं, जो एक लकड़ी की बुग्गी होती है, जो जिसे कौन चलाता है, बफेलो चलाती है। ठीक है, लोडेड विद जैगरी, किस मतलब क्या क्या गुड्स जाते हैं, जैसे गुड़ हो गई, एंड अदर कॉमोडिटीज़, कॉमोडिटीज़ मतलब गुड्स को ही कहते हैं। टू मोटर व्हीकल्स, लाइक किससे जाती हैं, मोटरसाइकिल से भी जाती हैं। अगर बुग्गीज नहीं है लोगों के पास तो किस से जाएगी, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक से। ओके, सो दिस इज़ अ नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, अब इस विलेज के बारे में हमें बता रखा है कि इसमें कितनी पॉपुलेशन है, कैसे कैसे कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस विलेज में 450 फैमिलीज़ रहती हैं। वो किससे बिलोंग करती है, कौन कौन सी कास्ट है, डिफरेंट कास्ट्स हैं उन सारी फैमिलीज़ की। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब हमें पता है जो अपर कास्ट होगी वो अमीर भी होंगे, और वो क्या करेंगे, ज़्यादातर लैंड उन्हीं के पास होगा विलेज का। ठीक है, क्योंकि वो अमीर हैं, वो खरीद सकते हैं। तो कितनी है हमें याद रखना है, जो डेटा हमें दे रखा है कि 80 अपर कास्ट हैं, फैमिलीज़ हैं उस गांव में, किसमें, पालमपुर विलेज में। देयर हाउसेज, अब उनके हाउसेज के बारे में बता रखा है जो अपर कास्ट वाले हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ दैम क्वाइट लार्ज, जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एंड मेड ऑफ ब्रिक, किससे बने हुए हैं, ईंट से बने हुए, और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए, सीमेंट और जो प्लास्टर होके बनते हैं घर, मतलब पक्का घर है उनका। द एससीज, दलित्स, जो ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, दलित जिन्हें कहते हैं हम, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। तो उनकी जो एससीज हैं वो कम मतलब मिनॉरिटी में है, वो 1/3 पॉपुलेशन है उनकी, कितनी है, 1/3, 1/3 पॉपुलेशन है उनकी, और वो एक कोने में रहते हैं विलेज के। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और कितने इनके सबसे मतलब बहुत छोटे उनके घर हैं। सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ, और जो उनके घर हैं वो किससे बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं हैं घर उनके, कीचड़ के पास है, मतलब मड है वहाँ पर ज़्यादा, स्ट्रॉ भूसे सब हैं वहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो अपर कास्ट हैं वो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, और जो दलित हैं, एससीज हैं, उनकी 1/3 पॉपुलेशन है पालमपुर विलेज में। You can see in this picture that picture 1.1 scene of village। इसमें हमें दिखा रखा है गांव का सीन है, और ये जो लोग हैं ये अपना जो सामान है, कॉमोडिटीज़ है, वो दूसरे गांव में लेकर जा रहे हैं पालमपुर गांव से। तो ये ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, वुडन कार्ट है, बुग्गी जिसे हम कहते हैं, और ये ट्रैक्टर है। तो अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो सब मतलब कुछ जो इस गांव में जो घर हैं उनके पास क्या है, बिजली के कनेक्शंस हैं, मतलब बिजली आती है घर में। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आर ऑल द ट्यूबवेल्स
इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो इसमें दिखाई कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स और जो ट्यूबवेल्स हैं ये फील्ड में यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी और ट्यूबवेल्स किसे कहते हैं, जिससे पानी आता है फील्ड में, ठीक है, जिस किसी भी फील्ड में, जो चावल की फील्ड हो या फिर वो वीट की फील्ड हो, ओके। एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और जो इलेक्ट्रिसिटी है और ट्यूबवेल्स हैं ये स्मॉल बिजनेस में भी यूज़ होते हैं। और फील्ड्स में से जो हमें वो मिलेगी गुड्स, जैसे कि वीट हो गए, राइस हो गए, मेज़ हो गए, ये भी स्मॉल बिजनेसेस में हेल्प करेगा उसे आगे बेच के। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। अब थोड़ा सा ना पालमपुर के बारे में बता रखा है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि उसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी मतलब जिसमें नर्सरी, केजी ये सब पढ़ाया जाता है, छोटी जो बेसिक इंग्लिश और मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है जो 10 तक होता है, ओके। तो 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो किससे कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट वो होता है जो गवर्नमेंट नहीं चलाता है, जो वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं उनके हाथ में होता है, जो अमीर लोग होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। डिस्पेंसरी ये भी हेल्थ सेंटर ही होता है। वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जो सिक क्या होता है, जो बीमार होते हैं वो ठीक करे जाते हैं, ट्रीट करे जाते हैं। इसका हम पॉइंट पढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड। तो हमें इस जो हमने ऊपर सब पैराग्राफ पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, ओवरव्यू पढ़ा, उससे हमें ये पता चलता है कि जो पालमपुर है वो वेल डेवलप्ड है, मतलब फेयरली, वो मतलब चल रहा है, अच्छा है, वेल डेवलप्ड है। सिस्टम ऑफ रोड्स, उसका जो सिस्टम है रोड का वो भी सही है। ट्रांसपोर्ट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। इरिगेशन भी, इरिगेशन कैसे है, थ्रू द ट्यूबवेल्स, हमने ऊपर पढ़ा ट्यूबवेल से। स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर भी हैं इसके, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है, और हेल्थ सेंटर भी है, एक जो गवर्नमेंट चलाती है और एक डिस्पेंसरी है जो कौन चलाता है, प्राइवेट सेक्टर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विथ दोस इन योर नियर बाय विलेज, मतलब हमें ये फैसिलिटीज़ हैं जो हमें कंपेयर करनी है जो हमारे आसपास जो विलेज हो, मतलब इकोनॉमिक्स में ऐसी एक्टिविटी दे रखी है, बट हमें यहाँ तक तो नहीं है कंपेयर, ये वाली लाइन नहीं देखनी है, हमें सिर्फ ऊपर की 4 लाइन्स देखनी है, जो 1 2 3 4 ये लाइन्स हैं, कि इसमें हमें पालमपुर के बारे में सब बता दिया कि वो वेल डेवलप्ड है, सिस्टम ऑफ रोड्स अच्छा है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर सब कुछ है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, जैसे मैंने बताया कि एक हाइपोथेटिकल इमेज, मतलब एक विलेज है जो हमने सिर्फ काल्पनिक सोच रखा है, मतलब सच में ऐसा कोई मतलब जो विलेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो ये जो पालमपुर विलेज की स्टोरी है ये हमें दिखाएगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहते हैं। इस विलेज में हम मतलब देखेंगे ये सब। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपको ये लाइन याद रखनी है कि इंडिया में खेती बाड़ी, फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। तो हमें ये बात देखनी है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग की होती हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और जो प्रोडक्शन मतलब जो फार्मिंग को छोड़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहेंगे या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहेंगे। इंक्लूड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, जो फार्मिंग को छोड़ कर हैं, कौन कौन सी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने बताया था, छोटे स्केल पे जो होती है, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को इधर से उधर ले जाना है, एंड शॉपकीपिंग जैसे पता है कोई भी दुकान खोल लो, उन सबको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहेंगे। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब हम इसमें फार्म एक्टिविटीज़ भी देखेंगे एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, और इससे हमें क्या पता चलेगा, जनरल थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी, जनरल थिंग्स जो किसी भी पर्सन को आनी चाहिए, हम प्रोडक्शन के बारे में वो सब पढ़ेंगे। सो दिस इज़ पेज नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो फील्ड की बात हो या फिर हम कोई शॉप भी कर रहे हैं अपनी, तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अगर हमारा ये एम है कि हम प्रोडक्शन करें किसी भी चीज़ का जिसे हम चाहते हैं, गुड्स और सर्विसेज को जो हम चाहें।
देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या क्या हमें चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें अगर हम चाहते हैं प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज का। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। सबसे पहले हमें याद रखना है, हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसकी होगी, लैंड की। लैंड क्या है, हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्स है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की हमें हो सकती है, वाटर भी चाहिए, फॉरेस्ट अगर हमें पूरा नहीं चाहिए तो हमें फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं, लकड़ी होती है वो चाहिए होती है हमें, मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो हम समझ गए कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमें लैंड की। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। अब लेबर क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर, ये क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर क्या होती है, पीपल हु विल डू द वर्क। जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें हम लेबर कहते हैं। एज वी ऑल नो मजदूर भी लेबर होती है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें अनएजुकेटेड लेबर ही चाहिए होगी, कुछ हमें ऐसे भी तो चाहिए होंगे जो एजुकेटेड हों, बिकॉज हमें कोई हिसाब का काम हुआ, उन्हें अच्छे से मैथ्स आनी चाहिए, या कुछ भी काम हो सकता है। अगर हमें कोई कंप्यूटर पे काम कराना है, बिलिंग करानी है, रिसिप्ट्स कराने हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एजुकेटेड वर्कर ज़रूर चाहिए होगा। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और अदर दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें क्या चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए मैनुअल वर्क या ग्रुप वर्क के लिए। ईच वर्कर्स इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और हर काम के लिए हमें जो वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होंगे प्रोडक्शन के लिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट, अभी हमने फर्स्ट पढ़ी लैंड, सेकंड पढ़ी लेबर, और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगी हमें, फिजिकल कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे ये नया वर्ड आया है, इसमें फिजिकल कैपिटल होता क्या है। तो इसमें डेफिनेशन भी आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय या डिफाइन फिजिकल कैपिटल। सो क्या है, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब हम कोई भी काम करें, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर मतलब काम करें, फार्मिंग करें, खेती बाड़ी, तो हमने लैंड ले लिया, लेबर किसान को भी हायर कर लिया। अब हमें कैपिटल, अगर हम उसे खोदना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमने ज़मीन ली है, तो हमें क्या कोई टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। और अगर हमें ट्रैक्टर चलाना है उस पर तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को जो काम आती हैं हमारी किसी भी एक्टिविटी प्रोडक्शन को करने में, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। तो इसमें ये लिखा है कि वैरायटी ऑफ इनपुट्स इन्हीं को कहते हैं जो टूल्स औजार होते हैं, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ों को इनपुट्स कहते हैं। रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, हमें हर स्टेज पे किसी न किसी इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो इसे क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो आते हैं फिजिकल कैपिटल में। तो यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों इसी के बारे में दे रखे हैं हमें। सो ए पॉइंट पढ़ते हैं, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो कौन कौन से टूल्स, जैसे औजार, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो जो टूल्स और मशीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल टूल्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं हमें खोदने के लिए वो चाहिए होता है जो बड़ा सा होता है लकड़ी का और उसमें लोहा लगा होता है, उसे हम खोदते हैं। सच एज फार्मर्स प्लग, अगर फार्मर को खोदना है तो उसे क्या चाहिए होगी, मशीन चाहिए होगी। अब मशीन, ट्रैक्टर भी तो एक तरह से मशीन ही है। एज जनरेटर्स, और अगर हमें जैसे ट्यूबवेल, टर्बाइंस चलाने हैं, ट्यूबवेल चलानी है तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, जनरेटर्स चाहिए होंगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे अगर कोई हिसाब कर रहा है किसी शॉप में। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। और हम ये जानते हैं कि जैसे टूल्स हैं, ये मशीन्स हैं, ये अगर हम एक बार यूज़ करेंगे क्या उसके बाद हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, नो, हम उसे बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, मैनी ईयर्स, उसका हम प्रोडक्शन में हेल्प ले सकते हैं। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, बिकॉज ये जल्दी से ख़राब नहीं होते और इन्हें हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल्स कहते हैं जो जल्दी से ख़राब ना हो। अब बी पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब सेकंड क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीन, से सब क्या है, फिजिकल कैपिटल है। अब ये रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, कच्चे माल को, और मनी इन हैंड मतलब हाथों में भी तो कुछ पैसा होना चाहिए। क्यों, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमें रॉ मटेरियल की जो वैरायटी है वो चाहिए होती है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर। तो अब जैसे कोई वीवर है, कोई बुनाई करने वाला है, जब तक उसके पास कच्चा माल मतलब यार्न नहीं होगा, ऊन नहीं होगा, तो वो कैसे बुनाई करेगा,
तो उसको क्या चाहिए होगा, कच्चा माल, जो क्या है, यान, जिससे वो प्रोड्यूस कर सके। अच्छा, वीवर कोई भी चीज़ बनाए, वो चाहे स्वेटर बना रहा है यान से या कोई डिज़ाइन बना रहा है, उसे बनाने के लिए उसे कच्चा माल चाहिएगा। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कच्चा माल क्या है, यान, ऊन। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, और जो कुम्हार होते हैं जो क्ले से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, पॉट्स, जो भी बर्तन यूटेंसिल्स बनाते हैं वो उनके लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, कच्चा माल क्या होगा, रॉ मटेरियल, क्ले। ऐसे एक एग्जांपल हम अगर फार्मिंग का लें, एग्रीकल्चर का लें, तो हम कह सकते हैं सीड्स भी एक तरह से रॉ मटेरियल, जिसे हम पहले बोते हैं और उसमें से फिर गुड्स जो होते हैं वो निकलते हैं, चाहे वो वीट का हो, राइस का हो या मेज़ का हो। Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. अब ऐसा नहीं है कि हमें रॉ मटेरियल ही चाहिए, कुछ हमें पैसे भी चाहिए होंगे जो हमारे पास रहें। क्यों? ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स, जिससे हम क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें किस चीज़ की। जैसे अब हमने अभी एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल, अगर हमें ख़रीदना है रॉ मटेरियल तो हमें उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे, और कुछ भी नेसेसरी आइटम्स हो सकते हैं जिससे हमें ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाए प्रोडक्शन के टाइम में। तो मनी इन हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रॉ मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इससे हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ें जो प्रोडक्शन में आती हैं, और उन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल्स क्यों कह रहे थे, मशीन्स, बिल्डिंग्स और जो उसमें टूल्स थे, क्योंकि वो हम बहुत साल तक यूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार उन्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार अगर रॉ मटेरियल से कुछ बन गया तो उसके बाद हम फिर से उसका यान नहीं बना सकते, उसे फिर हमें बेच के फिर हमें दूसरा यान, और जो भी पैसे होंगे वो भी हमारे पास वापस नहीं आ सकते, हमें फिर से वो सब इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसे हम वर्किंग कैपिटल्स कहते हैं। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स ये सब यूज़ होती हैं प्रोडक्शन में, ऐसे ही जो रॉ मटेरियल है और मनी भी यूज़ होती है किसमें, प्रोडक्शन में। अब हम फोर्थ वाला पढ़ेंगे, देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब हमें 3 तक नहीं रहना, हमें चौथा भी रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरी होता है। वो कौन सा है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। तो ये कह रहे हैं हमसे कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है, उसके लिए हमने लैंड भी ले लिया, कैपिटल भी ले ली, लेबर भी ले लिया, बट अगर हमें उस प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो बट कैसे चलेगा फिर, है ना। और अगर हमें नॉलेज भी है और उससे हमें एंटरप्राइज, मतलब एक तरह से अभी आप इसे प्रॉफिट समझ के चलें कि इसका मतलब होता है प्रॉफिट। ओके, मुनाफा जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट समझिए इसको भी। तो अगर हमें इससे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो हमारा सारा प्रोडक्शन जो है बेकार है। लेबर एंड फिजिकल कैपिटल से कुछ नहीं होगा। प्रोड्यूस एंड आउटपुट एदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, मतलब जिसे हम चाहे खुद भी उसे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो उसका हमें कुछ ना कुछ एंटरप्राइज मतलब प्रॉफिट होना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए उसके बारे में। दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और इसको हम क्या कहते हैं, जो एंटरप्राइज है, अभी हमने एंटरप्राइज वर्ड पढ़ा है, इसका मतलब इसे हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। We shall learn more about human capital in the next chapter। अब हमें अभी 3 तक ही हम समझेंगे और चौथा हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट की बात हुई, एंटरप्राइज, फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड हमारा कौन सा है, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ हमारा एंटरप्राइज है जिसे हम प्रॉफिट समझ के चल रहे हैं। ओके, और जो ह्यूमन, इसे हम प्रॉफिट एंटरप्राइज जो है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इसे हम अच्छे से एलैबोरेट करके डिस्क्रिप्टिव उसमें किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। In the picture, identify the land, labor and the fixed capital used in the production। अब हमें फिगर 1.2 दे रखी है जिसमें हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है हमें कि लैंड क्या है, लेबर क्या है और इसमें फिक्स्ड कैपिटल क्या है। सो यू कैन सी दिस पिक्चर। इसमें लैंड क्या है जिस पे ये सब हो रहा है काम, ये वो पूरा लैंड ही तो वो चाहिए, फैक्ट्री है, कुछ भी है, इंडस्ट्री है, इसमें क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये लैंड पे ही तो काम हो रहा है, तो ये जो फैक्ट्री है इसी को हम लैंड कहेंगे। लेबर क्या है, जो ये लोग सब काम कर रहे हैं, ये हैं और भी पीछे दिख रहे हैं, ये सब लेबर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें कैपिटल क्या हुआ, फिजिकल कैपिटल, वो ये मशीन्स हैं जिसके थ्रू काम किया जा रहा है। ओके, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल। तो इसमें पिक्चर 1.2 में दे रखा है हमें, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स। एक फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया लैंड है, उसमें क्या है, सेवरल मतलब कुछ लेबर्स हैं जिसे हमने बताया ये हैं जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स एंड मशीन्स के थ्रू काम किया जा रहा है। दिस इज़ ऑल्सो पेज नंबर 2 राइट हैंड साइड। ये फिगर के नीचे दे रखा है पैराग्राफ, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो अब ये बता रहे हैं हमें, जैसे हमने अभी पूरा हमने ये जो पेज पढ़ा इसमें हमने क्या पढ़ा,
4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या ज़रूरी होती हैं, हमें क्या 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। तो क्या क्या है इसमें, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, एंटरप्राइज है जिससे हम प्रॉफिट भी अभी कह के चल रहे हैं। ओके, तो ये चारों चीज़ें अगर कंबाइन होती हैं क्या बनाती हैं, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं ये, विच आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं चारों को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई, एक ही बात हो गई कि ये सारे फैक्टर्स हैं, यही पॉइंट्स हैं प्रोडक्शन के लिए मेन इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब जो हम आगे और पढ़ेंगे पालमपुर की स्टोरी, विलेज जो है एक, उसमें हम और मतलब जानेंगे किसके बारे में, फर्स्ट 3 फैक्टर्स। फर्स्ट 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। Okay, so for convenience we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. Convenience मतलब हमारे जो रीडर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी कन्वीनियंस ईजी करने के लिए उनकी पढ़ाई को, तो इसमें जो फिजिकल कैपिटल है इसको हम रेफ़र करेंगे। अब इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ही बोलेंगे सिर्फ, इसे और नाम को छोटा कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना, फार्मिंग इन पालमपुर। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे पालमपुर की, और नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ही पढ़ेंगे। फार्मिंग जो खेतीबाड़ी को कहते हैं, और नॉन फार्मिंग जो फार्मिंग को छोड़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, या ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कंक्लूड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है हमें, लैंड इज़ फिक्स्ड। अब फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग पालमपुर में कैसी है, तो सबसे पहले हम बात याद रखेंगे, हमें पॉइंट याद रखना है, लैंड जो है वो फिक्स्ड है फार्मिंग के लिए। कैसे फिक्स्ड है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो एज वी प्रीवियसली रीड, हमने पढ़ा अभी ऊपर कि जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज में, इसी सबसे ज़्यादा यही की जाती है, मेन यही है। 75% ऑफ द पीपल who आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब इसमें हमें डेटा दे रखा है, डेटा उसे कहते हैं जो मैथमेटिक्स के जो नंबर्स होते हैं उसमें हमें न्यूमेरिकली कुछ भी डिजिट दे रखी होती है, उसे हम डेटा कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन डिपेंड है किस पे, फार्मिंग में पालमपुर में। ओके, तो कितनी है, 75%। ओके, पीपल कहाँ है, डिपेंड है, कहाँ पे काम करते हैं, डिपेंड है फार्मिंग पर, फॉर लाइवलीहुड, अपने जीने के लिए किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ फार्मर्स हैं या वो फार्म लेबरर्स हैं, वो दोनों ही कोई ना कोई हो सकते हैं, या तो वो फार्मर किसान होंगे या फिर वो फार्म खेती पे काम करने वाले वर्कर्स होंगे। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। और इनका वेल बींग मतलब इनका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग है, वो सब किस पे डिपेंड है, वो सब कुछ डिपेंड है, प्रोडक्शन कैसा होता है फार्म पे, खेती में कैसा प्रोडक्शन हो रहा है उस पे इनका डिपेंड है। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। अब इसमें हमें बताया है, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग खुश हैं इन चीज़ों से, हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कुछ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जो कमियां हैं कुछ इसमें लैंड में, फार्मिंग में पालमपुर की क्या क्या कमियां हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ फार्म प्रोडक्शन में कमियां भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जितना भी लैंड एरिया है, जैसे हमने लैंड इज़ फिक्स्ड सुना, तो क्या है इसका, लैंड एरिया जो है जो कल्टीवेशंस में आता है या फार्मिंग में आता है वो फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अगर ये समझ लीजिए हमें 45 स्क्वायर मीटर्स दे रखा है, एक सपोज़ कर लीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर मीटर स्क्वायर्स दे रखा है तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना, इससे कम मिलेगा। ओके, सिंस 1960 इन पालमपुर। अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में जाकर कि 1960 में क्या था पालमपुर में, देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो इसमें कोई भी बढ़ावा नहीं आया 1960 से, क्या हुआ, कोई बढ़ावा नहीं आया पालमपुर में, ना उसका कोई लैंड बढ़ा, अगर जितना था उतना ही फिक्स्ड हुआ है, उससे ज़्यादा 1960 से अब तक नहीं मिला पालमपुर में। ओके, बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। तो अब हमें बताया 1960 के बाद क्या हुआ, सम ऑफ द वेस्ट लैंड, जो मतलब बेकार पड़ा हुआ था लैंड, जो भी जगह बेकार थी उसे विलेज वालों ने क्या करा, यूज़ कर लिया, कन्वर्ट कर दिया कल्टिवेबल लैंड में, उसे कल्टिवेशन उस पर स्टार्ट कर दी। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म इन प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। पर उसके बाद भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे वहाँ के लोगों को या
गवर्नमेंट को भी ऐसा कोई इंटरेस्ट, स्कोप कहते हैं इंटरेस्ट को, नहीं था कि जिससे इंक्रीज़ कर सके फार्म प्रोडक्शन। फार्म प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा? बाय ब्रिंगिंग, जिससे कैसे इंक्रीज़ होगा? जब हम न्यू लैंड, नया लैंड अंडर किसके अंडर लाएंगे? कल्टीवेशन में। जब तक नहीं लाएंगे तो कैसे फार्म जो होगा वो इंक्रीज़ होगा? फार्म प्रोडक्शन भी इतना नहीं होगा, जितना फिक्स्ड है वहाँ पर उतना ही फिक्स्ड है। ना गवर्नमेंट ने ना प्राइवेट सेक्टर, किसी ने वहाँ पर ज़्यादा कोशिश या इंटरेस्ट नहीं दिखाया जिससे वो जो लैंड है उसे ज़्यादा बढ़ा सकें। ओके, तो अब उसके बाद ये एक हमें ये दे रखा है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी दे रखी है, यू कैन रीड। इसमें बस हमें याद रखना है जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है किसकी? मेजरिंग लैंड की एसआई जो यूनिट है उससे हम किस में माप मेज़र करते हैं? हेक्टेयर में। ओके, हमें याद रखना है। और जो विलेजेस में इसे क्या कहते हैं, जो कैसे मेज़र होता है? बीघा में, गिनठा में, इन सब चीज़ों में। तो हमें बस इतना ही याद रखना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन रीड दिस। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? लैंड इज़ फिक्स्ड, मतलब जो फार्म प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए जो लैंड है वो क्या है? फिक्स्ड है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम एक ही लैंड से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर पाएँ? मतलब कुछ भी चीज़ है, कोई सी भी फसल है, उसे हम ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है तो इसका हम आंसर इसी पैराग्राफ में देंगे। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the states of उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमें बताया, जैसे इसमें क्रॉप्स दिखाई हैं, उसकी फैसिलिटीज़ दिखाई हैं पालमपुर विलेज की, और उसकी क्रॉप्स दिखाई हैं, उनका उगना दिखाया है पालमपुर में। तो ये सब क्या रिसेंबल, ऐसे किसका एग्जाम्पल सा लगता है? हमें विलेज जो वेस्टर्न पार्ट में है, कौन से स्टेट के? यूपी, उत्तर प्रदेश के। ओके, ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारे जो लैंड है वो कल्टिवेटेड है। ठीक है, सारे लैंड में, ऐसा कोई लैंड नहीं है जो खाली रहता हो, सारे लैंड में कल्टिवेशन होता है पालमपुर में। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई आइडल मतलब होता है जो खाली बेकार पड़ा हुआ हो, ऐसा कोई सा लैंड नहीं होता जो बेकार पड़ा हुआ हो। पालमपुर में सारे लैंड्स में क्या होती है? कल्टिवेशन होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो जॉवर, बाजरा। ओके, सो हमें बताया इसमें जब रेनी सीज़न आता है, बारिश का मौसम आता है, तो खारिफ क्रॉप उगाते हैं। हमें अब हम 9th क्लास में, आगे चैप्टर्स में, या हम 10th क्लास में भी खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और इन्हें डिफ्रेंशिएट भी करेंगे इसमें। बट हमें याद रखेंगे जो खारिफ क्रॉप है वो कब आती हैं? रेनी सीजन्स में उगती हैं। और इसमें खारिफ क्रॉप के इसमें 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कौन कौन से? जोवर और बाजरा, जो फार्मर्स ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और जो इनके प्लांट्स, जैसे हमने बाजरा और जोवर इसमें से प्लांट में से निकाल लिया, जो प्लांट जो बच गया लेफ्ट ओवर, उसका क्या करते हैं? उसे फीड करा देते हैं कैटल को। कैटल कौन हो गई? काओ, बफेलो, इन सबको कैटल का गए, इन्हें खिला देते हैं चारा की तरह। ओके, इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और अक्टूबर दिसंबर में कौन सी होती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अक्टूबर दिसंबर में कौन सी जो कल्टिवेशन होती है पालमपुर विलेज में? तो पोटैटो की होती है। ठीक है, और ऐसे ही हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है खारिफ क्रॉप कौन से सीज़न में उगाई जाती है? तो रेनी सीजन में। कौन कौन से? अगर 2 एग्जाम्पल मांग लिए खारिफ क्रॉप के तो कौन से होंगे? जॉवर एंड बाजरा। इन द विंटर सीजन राबी फील्ड, राबी, अब हमें बताया गया है कि विंटर सीजन में कौन से होते हैं? राबी क्रॉप्स होते हैं। ओके, इसके भी हमें आगे एग्जाम्पल दे रखे होंगे। फील्ड्स आर सोन विद वीट, इसमें हम क्या करते हैं? जो फील्ड्स होती है उसके अंदर हम क्या बो देते हैं? सोन मतलब होता है बोना, वीट के जो सीड्स होते हैं उसे हम बो देते हैं, किसमें? विंटर सीजन में, राबी क्रॉप जिसे हम कहते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, तो इसमें बताया जो भी प्रोड्यूस होता है उस वीट से फार्मर क्या करता है? इतना मतलब इतना इनफ, मतलब इतना सारा वीट बचा के रख लेता है अपनी फैमिली के लिए, जिससे वो पूरे साल उसे खा सकें। किसे? जो वीट होती है, जो जिसे हम गेहूं कहते हैं, उसे इतना बचा लेता है फार्मर के, जिससे वो क्या करे? अपनी फैमिली को पूरे साल कंज्यूम करवाता रहे। एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, तो अब वो क्या कह रहा है? सबसे पहले फार्मर क्या करता है? अपने लिए जितना भी इनफ होता है पूरे साल के लिए वीट बचा लेता है अपनी फैमिली के लिए, कंजप्शन के लिए। ओके, एंड जो बचता है, सरप्लस कहते हैं जो उसके कंज्यूम करने के बाद भी जो बचता है, प्रॉफिट, जो मतलब प्रॉफिट, इसमें पैसों की बात नहीं हो रही, वीट की बात हो रही है, जो बचा हुआ होता है उसे क्या करता है? सेल कर देता है, बेच देता है एट द मार्केट। कौन सी मार्केट में बेचता है? रायगंज की। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि रायगंज कहाँ है? पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, एक बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा विलेज है, वहाँ पर जाके बेच देता है अपनी वीट को।
A part of the land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year. तो हमें बताया कि कुछ जो पार्ट है लैंड का जिस पे कल्टीवेशन होती है, फार्मिंग होती है, उस एरिया में क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा के उस पर क्या करते हैं, उस पर शुगर कैन उगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं उसे. ओके, हार्वेस्ट मतलब उसे उगाना ही कोई कहते हैं. वंस एवरी ईयर मतलब एक साल में एक बार ज़रूर करते हैं शुगर कैन को, गन्ने के खेत को. ओके, शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. और जो शुगर कैन है जब वो हार्वेस्ट हो जाता है, पूरा बन जाता है शुगर कैन, उसे क्या करते हैं, उसे कच्चे में जैसे पूरा शुगर कैन ही देंगे या कभी कैसे बेचते हैं उसे, जैगरी के फॉर्म में, जैगरी गुड़ को कहते हैं. तो कैसे किसे बेचते हैं वो, ट्रेडर्स को. कौन से ट्रेडर्स को बेचते हैं, शाहपुर के. शाहपुर हमने पढ़ा था, वो भी पालमपुर विलेज के पास ही में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, वहाँ पर जाकर बेच देते हैं क्या, शुगर केन. चाहे वो उसकी रॉ फॉर्म कच्चे उसमें बेचेंगे या फिर उसे जैगरी बनाकर बेचेंगे. So the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. तो अब ये हमसे कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो फार्मर्स हैं वो एबल हैं, मतलब उनसे मतलब एबल होते हैं वो कि ग्रो कर पाएँ 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर. मतलब 3 अलग अलग क्रॉप्स जो वो ग्रो करते हैं हर साल. वो 3 कौन सी है, राबी, खारिफ एंड जो अक्टूबर टू दिसंबर वो कौन सी करते हैं, पोटैटो. ये 3 हो गई हमारी क्रॉप्स. वो क्यों कर पाते हैं पालमपुर में ग्रो, बिकॉज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. क्योंकि वहाँ का वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ है सिस्टम इरीगेशन का. इरीगेशन मतलब पानी देना किसको, अपनी फसल को. ओके, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू द पालमपुर. बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी पालमपुर विलेज में. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन. और इसी की जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है फार्मिंग पे, वो कैसे पड़ा है, सिस्टम ऑफ इरीगेशन की वजह से ही पड़ा है. पर्शियन व्हील्स वर टिल दैन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स. तो हमें बताया कि जब यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या इतने अच्छे ट्यूबवेल्स डेवलप नहीं हुए थे इरीगेशन का सिस्टम, तो उससे पहले क्या यूज़ होता था, पर्शियन व्हील्स यूज़ होती थी. और उससे पहले फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर, वो पानी लाते थे कहाँ से, कुएं में से. वेल्स कहते हैं कुएं को, और इरीगेट करते थे अपनी छोटी छोटी फील्ड्स को. मतलब फिर कुएं में से पानी भर के लाना, उसके बाद अपनी फील्ड्स में पानी देना. ये काम करते थे जब तक पर्शियन व्हील्स नहीं आई थी. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर ऑफ लैंड एरिया विथ मोर इफेक्टिवली. ओके, सो पीपल ने मतलब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक रन तो ट्यूबवेल्स जो आए हैं, ट्यूबवेल्स कहते हैं, खेती हो रही होती है तो वहाँ पे ना लकड़ी से, बैम्बू से वो लगा देते हैं, बैम्बू को काट के आधा पार्ट लगाते हैं और उससे पानी ना सीधा सीधा पहुँचता है. ट्यूबवेल्स की हेल्प से पानी सीधा सीधा खेतों में पहुँचने लगता है. ओके, आप ऐसे समझने. अभी आगे इसमें पिक्चर दे रखी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगी पिक्चर, या अगर नहीं हुई तो मैं आपको शो कर दूंगी इस स्क्रीन पर. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस चैप्टर, कुड इरीगेट. तो लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स जो आए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प मिल गई है इरीगेशन में, जिससे वो अपने बड़े बड़े लैंड एरियाज़ को भी क्या कर सकें, जल्दी से इरीगेट कर सके, पानी दे सकें. अब क्या होता था, जब अगर हम बात करें पहले के ज़माने की, जब तक ट्यूबवेल्स नहीं आए थे तो उन्हें अपनी फील्ड्स को, छोटे छोटे फील्ड्स को पानी देना पड़ता था. वो भी इतनी मेहनत से कि पहले पानी लाना ट्यूबवेल मतलब वेल से, जो कुएं होते हैं, उसके बाद अपनी छोटी छोटी फील्ड्स को वो पानी देते थे. बट अब क्या हो गया, जब से इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स आए हैं वो अपनी बड़ी बड़ी फील्ड्स को भी इफ़ेक्टिवली, मतलब बहुत जल्दी, इतना टाइम भी नहीं लगता, पानी दे सकते हैं पूरे बड़े बड़े फील्ड्स को. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो बताया गया कि सबसे जो पहले थोड़े से जो ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल मतलब किसने लगाए, गवर्नमेंट ने. सून उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. उसके बाद फार्मर्स ने खुद ही अरेंज करना स्टार्ट कर दिया अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स की. उस पर मतलब कोई गवर्नमेंट का हक नहीं होगा, जो फार्मर लगा रहा है वो उसी का मतलब वही फार्मर उस प्राइवेट ट्यूबवेल का ओनर होगा. मतलब प्राइवेट उसे कहते हैं जो जिस चीज़ को खरीदता है उसका वही ओनर होना. जैसे फार्मर ने खरीदा ट्यूबवेल तो उसका ओनर कौन होगा, फार्मर होगा. ओके, गवर्नमेंट का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा. ओके, एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स, HA जिसे हेक्टेयर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में HA भी बोलते हैं, वर इरीगेटेड. इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब फार्मर्स ने अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स खरीद लिए, उससे क्या हुआ
कि जो 1970s के मिड में, मतलब 1975 की बात हो रही है इसमें, एंटायर जो एरिया था, पूरा कल्टीवेशन का एरिया था, वो कितना दिखाया है इसमें, हमें डेटा दे रखा है, याद रखना है हमें, 200 हेक्टेयर्स है, HA इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो सबके पास पानी पहुंचने लगा। सो दिस बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो इसे हम ज़रूर पढ़ेंगे। नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। अब ये पालमपुर तो हमने एक मतलब काल्पनिक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसे हमने खुद से ही अपने माइंड में बना लिया है, बट असलियत में अगर हम बात करें इंडिया में सारे विलेजेस के पास हाई लेवल ऑफ इरीगेशन है ही नहीं। ओके, पानी खेतों तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। सिर्फ कौन कौन सी जो रीजन्स हैं वो वेल इरीगेटेड, मतलब पानी पहुंचता है, वहाँ की जो फसल है वो कौन कौन सी हैं? रिवराइन प्लेन्स, जहाँ पर रिवर हैं, ज़्यादा बहुत सारी रिवर्स हैं, वो भी खेतों के पास बनी हुई हैं। दो कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री, तो दो के पास ज़्यादा वेल इरीगेटेड होगा, कौन कौन से? रिवराइन प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इससे कंपेयर करें जिनके पास पानी नहीं पहुंचता है, प्लेट्यू रीजन्स सच एज द डेकन प्लेट्यू। अब प्लेट्यू रीजन्स के पास बिल्कुल भी इरीगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। वो कौन कौन से प्लेट्यूज रीजन होंगे? डेकन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन, बिल्कुल लो लेवल ऑफ इरीगेशन होता है, बहुत ज़्यादा कम। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस देन 40% इज़ इरीगेटेड इवन टुडे। तो अगर हम पूरे अपना देखें, अगर हम रिपोर्ट उठाएं इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम की या कल्टीवेशन सिस्टम की, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 40%, ओनली 40% जो एरिया है वो अच्छे से वेल इरीगेटेड एरिया है, मतलब वहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं, पानी का सिस्टम अच्छा है। वरना जो और बाकी की बची हुई कितनी परसेंटेज होगी? 60%। वो क्या है? इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो 60% एरिया है वो किस पे डिपेंड हुआ हुआ है हमारा? वो डिपेंड हुआ हुआ है हमारा रेनफॉल पे, मतलब वहाँ पे कोई ट्यूबवेल्स नहीं है, कोई वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम नहीं है, वो सब किस पे डिपेंड है? रेनफॉल। इसलिए ही जो हमारे बेचारे फार्मर्स हैं उनको कोई भी ऐसा वेल इरिगेशन सिस्टम कुछ भी नहीं मिला हुआ है उनको, तो इसलिए जो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. So it is very important key point, multiple cropping होता क्या है? ओके, सो मल्टीपल क्रॉपिंग उसे कहते हैं कि हम एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा अगर हम कोई भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं, कोई सी भी हम जो गुड्स हैं, चाहे वो वीट हो गई, राइस हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, वीट, राइस, मेज, कुछ भी हो गया, उसे हम ग्रो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एक साल के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना, कहाँ पर? ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जो पीस ऑफ लैंड फार्मर के पास है उसमें ड्यूरिंग द ईयर, एक ही साल के अंदर, इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना ऑन अ पीस ऑफ लैंड। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन वे है, अच्छा तरीका है जिससे हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। किस पर? लैंड पर। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, और जो सारे जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादातर 2 मेन क्रॉप्स तो ज़रूर उगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप, और इससे भी ज़्यादा लोग फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ पर 2 तो क्रॉप उगाते ही हैं, और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो ट्राई करते हैं वो तीसरा क्रॉप भी उगा सकें। वो कौन सा? पोटैटो। जैसा मैंने पढ़ा था, फर्स्ट खारिफ, सेकंड राबी, थर्ड पोटैटो। इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, वहाँ पे जो 15 से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब से ही क्या हो रहा है, वहाँ पे पोटैटो भी उगाया जा रहा है पालमपुर विलेज में। सो यू कैन सी, यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है 1.3, इस पर हमें दिखाया है, हमें चारों क्रॉप्स दे रखी हैं। जैसे कि पहले हमने 3 क्रॉप के बारे में पढ़ा है। वीट कौन सी है हमारी? राबी क्रॉप है, हमें याद रखना है, राबी क्रॉप है हमारी, और ये विंटर में उगाई जाती है। बाजरा और जौवर कौन सा था हमारा? खारिफ क्रॉप थी, जो कब उगाई जाती है? जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। शुगर कैन हमने पढ़ा था, फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी कोई भी क्रॉप उगाते हैं उसके थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं लैंड में, उसमें क्या उगाते हैं? वो शुगर कैन। ओके, जो वो किसको ट्रेड करते हैं? वो करते हैं वो शाहपुर, जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और पोटैटो हमने पढ़ा, ये थर्ड होता है हमारा क्रॉप उगाने का, जो बहुत सारे फार्मर्स हैं उगा रहे हैं। कब से? 15 to 20 ईयर्स से उगा रहे हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पर पालमपुर विलेज में उगाई जाती हैं।
दिस इज़ पेज नंबर 4। इस पेज में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, तो हम इसका सबसे ज़्यादा लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। ऐसा हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो उसका कौन सा वे है जिससे हम कर पाएंगे इंक्रीज़? मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में हम एक से ज़्यादा क्रॉप अगर उगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, जो हम ऑन अ पीस ऑफ लैंड पर करते हैं। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स फॉर हायर यील्डिंग। तो हमें बताया कि सेकंड वे जो है हम जिससे कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़, वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो अब हम नए मॉडर्न जो नाउअडेज चलते हैं उन फार्मिंग मेथड्स को अगर हम अपनाएं तो हम अपना जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कौन सा है? वो हायर यील्डिंग है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। यील्डिंग इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो यील्डिंग क्या होती है? यील्डिंग उसे कहते हैं, यील्डिंग एक तरीका है, मेथड है मेज़र करने का। क्रॉप प्रोड्यूस मतलब कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है एक लैंड में, जितना लैंड दे रखा है उसका स्क्वायर मीटर, जितना भी उसका हेक्टेयर में है वो लैंड, उस पे इन अ सिंगल सीज़न, एक सिंगल सीज़न में, चाहे वो विंटर का ले लें आप या समर का या रेनी का, ओके, उस पर कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या कहते हैं? यील्डिंग। एक मेथड है मेज़र करने का क्रॉप प्रोडक्शन को, ओके। टिल द मिड 1960s, अगर हम मिड की बीच की बात करें 1960s की, वो कौन सा बीच होगा? 1965। द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस। जो सीड्स यूज़ होती थी 1960s के टाइम पर पालमपुर विलेज में फार्मिंग के लिए, वो कौन सी होती थी? ट्रेडिशनल वंस। ट्रेडिशनल होते हैं जो हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, जिसमें क्या होता था? ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था क्रॉप्स का। यील्ड्स हमने पढ़ा कि मेज़र करते हैं यील्ड से हम क्या? क्रॉप प्रोडक्शन, ओके। सो इससे क्या होता था? लो यील्ड, मतलब जो लो यील्ड्स होता था हमारा, उससे लो प्रोडक्शन होता था। किससे? ट्रेडिशनल सीड से। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, बट ट्रेडिशनल सीड को क्या चाहिए होता है? कम पानी चाहिए होता है, और वो कम पानी में ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है। कौन? जो क्रॉप होता है ट्रेडिशनल सीड से जो बनता है। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। अब जो फार्मर्स हैं वो जो गाय का जो गोबर होता है और नेचुरल मैन्योर, खाद जो होती है, उसे खाद के उसमें यूज़ करते थे रूप में। कौन? फार्मर्स। फर्टिलाइजर जिसे हम खाद कहते हैं। All these were readily available with the farmer who did not have to buy them. और ये सब जैसे ये फर्टिलाइज़र हो गए, कौन से? जैसे गाय का गोबर है या नेचुरल मैन्योर है। नेचुरल मैन्योर कहाँ से मिल जाता उन्हें? जो भी कहीं ज़मीन पे से मिल जाता था। नेचुरल मैन्योर कहते हैं जो ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े मरे हुए होते हैं, वही खाद होती है, ओके। तो ये सब उन्हें पहले से अवेलेबल होता था फार्मर्स के पास, उन्हें कहीं ख़रीद नहीं जाना पड़ता था फर्टिलाइज़र्स। और ये फार्मर्स ये जो काम है ये कौन से फार्मर्स करते थे? जो नहीं चाहते थे उन्हें ख़रीदना फर्टिलाइज़र्स को। अब हम पढ़ते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है? हरित क्रांति मतलब होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर। तो अब क्या हुआ 1960s के आखिरी में? अब हम समझ लेंगे 1968 या 1969, कभी भी हम लगाएंगे लेट 1960s के आखिरी में क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरी भरी। जब हमारे खेत लहरा रहे होते हैं, खेत में हरी भरी होता है, मतलब खेत भरा हुआ होता है हमारा, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। जब हमारे ट्रेडिशनल जब हम सीड्स बोते थे, इन सब में जब चेंज आया उसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन, क्रांति मतलब चेंज आना। इंट्रोड्यूस हुआ किसको? इंडियन फार्मर्स को, टू कल्टीवेट ऑफ व्हीट एंड राइस। और ये मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन आया किसके लिए था? दो क्रॉप्स के लिए आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली किसके दो क्रॉप्स में आया था ये? व्हीट में और राइस में, ठीक है, चावल में और गेहूं में। यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV ऑफ सीड्स, ओके। तो HYV इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, हमें इसकी याद रखनी है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ओके। H stands for high, Y stands for yielding and V stands for varieties. HYV seeds है, ओके। अब इन्हें हम HYV seeds को मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पेज नंबर 4, राइट हैंड साइड। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, अगर हम अपने कंपेयर करें HYV सीड्स को अपने जो पुराने जो हम सीड्स यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स जिसे हम कहते हैं, उसे कंपेयर करें, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट। जो HYV सीड्स है वो प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है? प्रोड्यूस करने का ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन,
वो भी सिंगल प्लांट में, एक सिंगल प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन प्रोड्यूस करने का वो प्रॉमिस करता है HYV सीड्स। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। अब इससे क्या रिजल्ट आया कि जो सेम पीस ऑफ लैंड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जब उसके एक सिंगल प्लांट में वो इतना ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है तो पूरा लैंड कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और क्वांटिटी क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी, किसकी, फूड ग्रेन्स की, जो कभी पहले पॉसिबल हुआ ही नहीं। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो अब HYV सीड्स को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सीड्स को, उनको कम पानी चाहिए होता है इरिगेशन के लिए, बट HYV सीड्स को प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होते हैं एंड पेस्टिसाइड्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों चाहिए होते हैं, खाद अच्छी चाहिए होती है जो केमिकल वाली हो, उससे जल्दी ग्रो करेगा, उसी से तो पूरा प्रोसेस वर्क करेगा। और पेस्टिसाइड्स जिससे कीड़े मकोड़े जो फसल है उसे ख़राब ना कर दे। आई विल शो यू द पिक्चर 1.4। इसमें हमें दिखाया है सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दिखाए हैं हमें, जिसमें हम HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए ये एक हमारा लैंड है, ओके, इस पर हम क्या करें, मॉडर्न फार्मिंग मेथड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सो करेंगे कौन से, HYV सीड्स इसमें बोएंगे, ओके। उस पर हम क्या चलाएंगे, फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर चलाएंगे जिससे वो अच्छे से उसके अंदर दब जाए। नहीं, सबसे पहले हम चलाएंगे फार्म मशीनरी जिससे वो अच्छे से खुद जाए। उसमें हम खाद डालेंगे, साथ में सीड्स डालेंगे, HYV सीड्स डालेंगे, ओके। अब क्या डीजल भी चाहिए हमें फार्म मशीनरी चलाने के लिए, मतलब कोई सी भी ट्रैक्टर हो गया उसके लिए डीजल चाहिए। हम उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डालेंगे जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्या, हमारे क्रॉप्स, ओके। अब हमें इरिगेशन, उसको पानी देना है, तो इरिगेशन के कौन कौन से इसमें तरीके दिखाएं जो मॉडर्न फार्मिंग में आते हैं, वो 4 तरीके हमें याद रखने। चारों तरीके कौन कौन से हैं, कैनाल्स, मतलब पानी फ्लो होकर आता है सीधा कहाँ तक, जो हमारे लैंड होता है वहाँ तक पानी खुद फ्लो होता हुआ आता है। पंप सेट्स, अगर हम पंप सेट्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसे हम टर्बो भी कहते हैं। हम डैम्स के थ्रू भी आ सकता है पानी, और इलेक्ट्रिसिटी तो हमें चाहिए जब हम इरिगेशन के मेथड यूज़ करेंगे। तो ये 4 मेथड्स हैं इरिगेशन के। सो दिस जो पिक्चर है ये हमें पूरा शो कर रही है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसमें हम HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और इरिगेशन के मेथड देख रहे हैं। दिस इज़ पेज नंबर 5। Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds। तो अब हमें याद रखना है ये पॉइंट, कि जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम हायर यील्ड्स कैसे पॉसिबल होगी, मतलब एक क्रॉप में से सबसे ज़्यादा ग्रेन्स निकलेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वीट और राइस का, वो किससे पॉसिबल होगा, HYV सीड्स से पॉसिबल होगा। इरिगेशन, अगर हम उन्हें अच्छे से पानी देंगे जब पॉसिबल होगा, क्योंकि HYV सीड्स में पानी नीड होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे हमें, खाद चाहिए होगी, और पेस्टिसाइड्स जिससे कीड़े ना खा लें हमारी फसल को। तो हमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन और HYV सीड्स नीड होंगे कब, अगर हमें हायर यील्ड्स मतलब ज़्यादा अगर हमें प्रोडक्शन करना है, ओके। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। तो हमें याद रखनी ये बात कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं ये 4 मेथड्स हैं, यूजिंग ऑफ HYV सीड्स, सेकेंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, थर्ड इरिगेशन एंड फोर्थ पेस्टिसाइड्स, ओके। हमें याद रखना है 4 मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। तो अब ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, तो वो पहले थे इंडिया में जिन्होंने यूज़ करी है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ओके। तो ये क्वेश्चन में आता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स थे इंडिया के जिन्होंने फर्स्ट टाइम कौन से मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करे थे। तो कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओके। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूब वेल्स फॉर इरीगेशन। और जो फार्मर्स थे इन सारे रीजन्स के, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, इन्होंने किसका सेटअप लगाया, ट्यूब वेल्स का। किसके लिए, जिससे हम पानी ज़्यादा दे सकें, किसको, ग्रेन्स को, जो हमारी फसल है उसको पानी ज़्यादा दे सकें। तो ट्यूब वेल्स क्या होता है कि ट्यूब वेल नदी से कनेक्ट होकर सीधा लकड़ी से पानी जो होता है वो हमारी फसल तक जाता है, उसे हम ट्यूब वेल्स कहते हैं। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, और क्या यूज़ करा उन्होंने, HYV सीड्स यूज़ करे इरीगेशन के लिए, सेटअप लगाया ट्यूब वेल्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, ये सब उन्होंने यूज़ करा। सम ऑफ दैम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक, और उनमें से कुछ जो फार्मर्स थे इन स्टेट्स के वो क्या लाए, उन्होंने खरीदी मशीनरीज, फार्म मशीनरीज जिसे हम कहते हैं। फार्म मशीनरीज कौन कौन सी होती है, ट्रैक्टर्स।
ट्रैक्टर हम प्लगिंग उसे अच्छे से प्लगिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और थ्रेशर्स क्या होता है, जिसमें हम एक मशीन होती है जिसमें हम क्रॉप डालते हैं और उसमें उसके अंदर से खुद ही ग्रेन अलग होकर आ जाता है। विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, ओके, जिससे खोदना ट्रैक्टर से आसान हो गया और हार्वेस्टिंग किससे आसान हो गया, थ्रेशर से, ओके। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, ओके, और इनको अवार्ड भी मिला, मतलब रिवॉर्डेड मतलब इसमें ये नहीं कि उन्हें कोई अवार्ड मिला है फार्मर्स को, इसका मतलब ये है कि उन्हें इससे क्या मिला, इन सब जो इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करे इससे इन्हें हायर यील्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिला, किसका, व्हीट का। क्योंकि हमें पता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो ग्रीन वो आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये सिर्फ 2 क्रॉप्स में आई थी। वो कौन कौन से थे, व्हीट एंड राइस, ओके। तो व्हीट में ज़्यादा यूज़ हुआ इंडिया में, तो इसमें हमारा जो प्रोडक्शन था व्हीट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन पालमपुर द yield ऑफ wheat grown फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। तो अब हमें याद रखना है, इसमें हमें एक डेटा दे रखा है कि पालमपुर में जब हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, तो उसमें हमें कितना व्हीट मिलता था पर हेक्टेयर पे, हमें 1300 kg 1300 किलो मिलता था हमें पर हेक्टेयर, क्या, व्हीट, ओके। विद HYV सीड्स, अब हमें कंपेयर करें ट्रेडिशनल सीड्स को HYV सीड से, तो द यील्ड वेंट अप टू, तो हमें कितना मिलता है 3200 kg पर हेक्टेयर। तो डबल से भी आप देख सकते हैं कि HYV सीड से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हायर यील्डिंग हो रहा है इससे, कितना, डबल से भी ज़्यादा। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और बहुत ज़्यादा ही क्या आया है, इंक्रीज आया है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स, और अब क्या हो गया उससे कि जो फार्मर्स हैं उनके पास इतना सारा व्हीट होता है कि वो अपने लिए पूरे साल के लिए भी अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं, और सरप्लस मतलब जो उनको कंज्यूम करने के बाद बच जाता है उसे सरप्लस कहेंगे, वो उसे बेच देते थे मार्केट्स में। तो इससे HYV सीड से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का। तो अब हम इस पर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट भी पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया, अब हमें थर्ड पढ़ना है। विल द लैंड सस्टेन, तो अब जो हम लैंड यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, क्या वो बाद में बचेगा या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फार्मिंग के लिए लैंड। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, तो हमें पता है लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर के थ्रू मिलता है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, और हमें केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम लैंड को यूज़ करें तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base। अब साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई हैं जो साइंटिस्ट ने दी हैं, उससे हमें पता चला है कि जो मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड हैं उससे प्रोडक्शन तो हो रही है हायर, बट उससे क्या हो रहा है, उससे जो लैंड का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम में आ रहा है। तो इससे लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। कैसे? In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। अब बहुत सारे एरियाज़ में ग्रीन रिवॉल्यूशन जहाँ हो रहा है, उन एरियाज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉइल में फर्टिलिटी, जो सॉइल की नेचुरल खुद की खाद होती है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम किसका यूज़ करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। हम फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूब वेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। तो इसके साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी तो लॉस हो ही रही है हमारी लैंड पर से। जो पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जिसे हम ट्यूब वेल में यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, पानी देने को अपनी फसल को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इरिगेशन हमें ज़्यादा करना पड़ता है, तो उससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है वाटर टेबल का। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक, अब हमें पता है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है, जो नेचुरल होती है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी होगी जो खुद सॉइल में नेचुरली पाई जाती है, एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। और हमें पता है कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वो सॉइल फर्टिलिटी हो गई या ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब क्या होता है, इन्हें बहुत टाइम लगता है फिर से दोबारा बनने में। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम, और अगर एक बार वो ख़त्म हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन्हें रिस्टोर फिर से लाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल लगते हैं उनको बनने में। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू एंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमें ना, जब हम भी कोई मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इतने मेजर्स टेक केयर करनी चाहिए लैंड की, पानी की, कि जिससे क्या हो, जो फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, उसे प्रॉब्लम ना आए।
सो दिस इज़ ऑल्सो पेज नंबर 5। हम सबसे नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड पर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले सजेस्टेड एक्टिविटी दे रखी है, इसे हमें नहीं पढ़ना है, मैं आपको इसका बॉक्स दिखा रही हूँ, हमें ये पढ़ना है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर। तो अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे कि ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, ओके। और उनके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, और एकदम से किसको मिल जाते हैं, प्लांट्स को, क्योंकि जब ये नीचे जाते हैं ज़मीन में तो ज़मीन जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की वो भी तो ज़मीन में ही होती है, तो ये सीधा जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लांट्स पे। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द लॉस ऑफ सॉइल, बट ये जो होते हैं रिटेन, ये फिर भी लॉस ऑफ सॉइल करते हैं, चाहे इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं फिर भी इससे क्या होता है, जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो सॉइल है, मिट्टी है, जो लैंड की सॉइल है, उसमें जो नेचुरली फर्टिलिटी पाई जाती है उसे भी फिर भी लॉस करती है। दिस इज पेज नंबर 6 लेफ्ट हैंड साइड। दे मे escape फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। और ये क्या होता है, जब हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये सॉइल में पहुँचेगा और क्या करेगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसे पॉल्यूट करेगा, गंदा करेगा। और किस किस को करेगा, रिवर्स को और लेक्स को, क्योंकि ये भी तो नीचे ही होती हैं, लैंड पे ही तो होती हैं, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, ओके। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स इन द सॉइल। बट इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र बैक्टीरिया को मारता है और किसे, जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स पाए जाते हैं सॉइल में, उसे भी ये मारता है। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन एवर बिफोर। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके थोड़ी देर बाद ही जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र लैंड में डाल देते हैं सॉइल में, तो ये क्या कर देगा, सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। और ऐसा है ना, इसके अंदर जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र में इतनी पावर है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनाइजम को किल सकता है, तो आप सोच सकते हो कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को कितनी जल्दी ख़त्म कर देगा। तो ये एक सोर्स है, मतलब ये किसी न्यूज़पेपर में से लिया है इन्होंने आर्टिकल, जिसका नाम था डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली, ओके। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन कंट्री। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र को जो कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, वो कौन सा स्टेट है इंडिया में, पंजाब is highest in the country, okay. The continuous use of chemical fertilizers had led to degradation of soil health. तो इन पंजाब ने इतना कॉन्टीन्यूस, मतलब उसे लगातार यूज़ करा है केमिकल फर्टिलाइजर्स को, कि इससे क्या हो गया, जो सॉइल की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर जब फर्टिलिटी नहीं होगी, सॉइल के अंदर खाद ही अच्छी नहीं होगी, तो सॉइल तो ख़राब हो ही जाएगी, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन डिक्रीज हो गया, ओके। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट टू अचीव। तो अब क्या हो गया है कि जो फार्मर्स हैं पंजाब के, उन्हें और फोर्स करा जा रहा है जिससे वो यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्यों, जिससे वो अचीव कर पाएँ, जो जितना जो वो प्रोडक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा और करें, इसलिए वो उसे लगातार यूज़ करते जा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जबकि हमें पता, मतलब पंजाब, मतलब सब फार्मर्स को पता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, फिर भी उसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सेम प्रोडक्शन ऑफ लेवल चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो कल्टीवेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी HYV सीड से, तो उससे उन्हें क्या, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ओके। तो ये सोर्स कहाँ की थी, ये एक आर्टिकल दिया था जिसका नाम था द ट्रिब्यून और चंडीगढ़ का, ठीक है। अब हम इसका 4th पैराग्राफ पढ़ते हैं, विच इज़ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। कि जो लैंड है जिस पे वो फार्मिंग होती है पालमपुर में, तो फार्मर्स को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट पता है, ओके, सबको कितना कितना मिला है। तो अब इसमें ये पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब हमने ऊपर तक जितना ही पढ़ा, इससे हमें ये तो पता चल गया कि लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. But इसका मतलब ये नहीं है कि पालमपुर में हर किसी के पास सफिशिएंट लैंड है, पर्याप्त लैंड है, ओके। सो पीपल, जो मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो पीपल हैं, जो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं और भी क्रॉप उगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उन सब के पास पर्याप्त जो है कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है।
इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। तो हमने अभी पढ़ा था कि 450 पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स की। ओके, तो उसमें से 1/3 1/3 जो फैमिली है, पॉपुलेशन है कहाँ की, पालमपुर की, उनके पास क्या है, वो लैंडलेस है, उनके पास लैंड है ही नहीं खुद का। तो कितनी होगी 1/3 450 की, 150 फैमिलीज। ओके, तो 1/3 क्या होगा 450 का, 150। ओके, तो उन 150 फैमिलीज़ के पास पालमपुर में लैंड है ही नहीं। तो 150 फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी कास्ट आ रही है, दलित्स, जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं। ओके, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, उनके पास खुद का कोई लैंड है ही नहीं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज वो ओन लैंड, और इनमें से जो बची हुई फैमिली है जिनके पास लैंड है उनका आगे पढ़ेंगे हम। फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स, जो 240 फैमिलीज़ हैं टोटल जिनके पास लैंड है खुद का, वो कल्टिवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट्स। ऐसा नहीं है कि जो 240 फैमिलीज जो बची हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स हैं। ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज़, जिनका जो स्मॉल प्लॉट्स हैं उनका साइज़ भी कितना है, 2 हेक्टेयर्स, मतलब 2 हेक्टेयर से भी उनका कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज़। हमें पता है कि अगर हम लैंड को नापते हैं किस में मेज़र करते हैं, हम हेक्टेयर्स में। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ द टू द फार्मर फैमिली। तो कल्टीवेशन, जब हम इतने जो लेस देन 2 हेक्टेयर्स, इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, अगर इसमें हम कल्टीवेशन करते हैं वहाँ के फार्मर्स, तो उनके पास इतना भी मनी नहीं आ पाती इनकम कि जिससे उनकी फैमिली के पूरी खर्चा चल सके, बहुत ज़्यादा कम इनकम होती है। अब हम एक ना फिगर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिला हुआ है लैंड्स का फार्मर्स को। ओके, सो दिस इज़ फिगर 1.5 पालमपुर विलेज की है ये, जिसमें हमें दिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। तो इसमें हमें दिखाया है कि फार्मर्स को कितना कितना लैंड मिला हुआ है जिसपे वो कल्टीवेशन फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा लैंड मिला हुआ है किसी फार्मर को, यहाँ पे भी कितना बड़ा बड़ा है, पर किसी किसी को कितने छोटे छोटे प्लॉट्स मिले हुए हैं। ये एक है जो येलो से, एक ग्रीन है, एक येलो, मतलब कितने छोटे छोटे प्लॉट्स मिले हुए हैं जो लेस देन 2 हेक्टेयर्स, साइज़ में 2 हेक्टेयर से भी कम है। ओके, किसी को ऐसे मिला हुआ है, किसी को बड़ा मिला हुआ है, किसी को छोटे छोटे मिले हुए हैं, मतलब एक मिला हुआ है छोटा, ये नहीं कि अगर छोटे हैं तो 2-3 मिले हुए, नहीं, एक मिला हुआ है। तो देख सकते हैं कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है लैंड का पालमपुर विलेज में। ओके, सो दिस इज़ पेज नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड एक और बॉक्स दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पढ़ना है, और ये थोड़ा रियल लाइफ के बारे में, जैसे रियल में फार्मर्स की जो आम कंडीशन होती है ये इसको इंडिकेट करता है, तो इसे हम पढ़ेंगे इस वाले बॉक्स को। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। तो 1960 की बात कर रहे हैं कि एक गोविंद फार्मर है पालमपुर में जिसके पास कितना हेक्टेयर लैंड है, 2.25 हेक्टेयर लैंड है, ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड, जो मतलब जहाँ पर पानी नहीं आता है। ओके, उस लैंड में कोई मतलब वहाँ पे पानी देने का फसल को साधन है ही नहीं। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, पर वो क्या करता है, फिर भी अपने कल्टिवेट करता है अपने लैंड को, फार्मिंग करता है उस पर किसकी हेल्प से, अपने तीन बेटों की हेल्प से। ओके, पानी मतलब वो ला के आते होंगे वेल से, जो कुएँ होते हैं उससे ला कर वो पानी कर देते होंगे अपनी फसल को। तो दे डिडेंट लिव वेरी कम्फर्टेबली, हालांकि वो फिर भी जब उनके लैंड में जो प्रोडक्शन हो उससे भी वो अपने कम्फर्टेबली नहीं जी पा रहे हैं। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. तो फिर भी उन्हें अपने कुछ इनका जो खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जो लाइफ है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली वो मैनेज, उन्होंने एक बफेलो रख रखी है, क्यों, अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जो उनकी थोड़ी सी इनकम को और बढ़ा दे, जिससे जो उनके खर्चे हैं वो तो पूरे हो जाएं। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, तो जब गोविंद की डेथ हो जाती है कुछ सालों बाद, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स, उसके बाद गोविंद की डेथ हो गई, अब जो उसके 3 सन्स हैं वो उसके ओनर हो गए, तो उन्होंने अपने अपने में बांट लिया इक्वली लैंड को। तो 2.25 हेक्टेयर था लैंड, तो अब वो कितना हो गया सबके पास, 0.75 हेक्टेयर साइज आएगा एक एक बेटे के पास। ईच नाउ हैज़ नाउ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ कितना है, 0.75 हेक्टेयर इन साइज़ में है, और भी वो ज़्यादा छोटा हो गया जो वो लैंड था। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land.
तो हालांकि जब थोड़े से हालात उनकी फार्मिंग के सुधर गए हैं, मतलब इरिगेशन भी अब वहाँ पे इम्प्रूव हो गया है और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं इंडिया में, फिर भी जो गोविंद के सर हैं वो इतना उनको नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी लिविंग अच्छे से चला सकें। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। उनको फिर भी क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ काम उन्हें अलग से करना पड़ता है अपनी फसल के अलावा पूरे साल में। जैसे अगर वो समर में अपनी फसल लगा रहे हैं तो समर में वो काम करेंगे अपने ही लैंड पे, पर विंटर में वो किसी और के लैंड पे काम करते हैं जिससे वो ज़्यादा इनकम कमा सके। तो ये रियलिटी में भी हमारे जो इंडिया का सिनेरियो है ऐसे ही है कि उनके पास इतना लैंड नहीं होता है, या फिर उनके पास इतनी जो मेथड्स हैं फार्मिंग की वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरे की ज़मीन पे भी काम करना पड़ता है। ये पेज नंबर 6 है, राइट हैंड साइड पर लास्ट पैराग्राफ है ये। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। जैसे हमने अभी पिक्चर में देखा था कि जो प्लॉट्स का हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि लैंड का कैसे है पालमपुर विलेज में, तो छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं वो पूरे विलेज में बटे हुए हैं। These are cultivated by the small farmers। और जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उस पर काम कौन करता है, फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, more than half the area of village is covered by plots that are quite large in size। जो हमारा जो इसमें पालमपुर गांव दिखाया है वो उससे पालमपुर गांव का जो आधा हिस्सा है वो प्लॉट में बटा हुआ है, जो कैसे हैं साइज़ में, थोड़े से बड़े हैं, क्वाइट लार्ज इन साइज। ओके, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब हमें ये डेटा याद रखना है कि 60 फैमिलीज़ जो हैं पालमपुर में, उनके पास क्या है, मीडियम, और जो जिनके जो फार्मर्स हैं वो मीडियम है, और लार्ज फार्मर्स मतलब थोड़े मीडियम कहते हैं जो थोड़े से सही हो, मिडिल क्लास हो, और लार्ज फार्मर्स मतलब जिनकी थोड़ी सी मीडियम साइज से भी थोड़ी ज़्यादा उनकी इनकम हो, जो कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे, मतलब कम है ये लैंड का जो हिस्सा है, छोटा है ये। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और थोड़े से फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स तक का प्लॉट है और उससे भी ज़्यादा का। 10 हेक्टेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लॉट हैं और किसी के पास बहुत छोटे छोटे से प्लॉट हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। दिस इज़ पेज नंबर 7 और इस पेज पे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, सिर्फ पैराग्राफ 1 दे रखा है, जो पैराग्राफ 5 है हमें ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो विल प्रोवाइड द लेबर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन हमें लेबर प्रोवाइड करेगा, जो फार्मिंग पे काम करेंगी या फिर जो भी प्लॉट पे काम करेगा, तो वो जो लेबर है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, कौन ला कर देगा। आफ्टर लैंड के बाद लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था फैक्टर फॉर प्रोडक्शन के लिए हमें 4 पॉइंट्स याद रखने होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, थर्ड हमारा कौन सा था, कैपिटल, एंड फोर्थ हमारा था ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो लैंड हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा है लेबर। तो लेबर हमें सेकंड जो होता है नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। और जो फार्मिंग है वो क्या करती है, वो रिक्वायर करती है, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। अब जो स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स इसमें उन्हें कह रहे हैं जिनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है। ओके, तो उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो कहीं बाहर से खरीदे लेबर्स को, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्हीं से अपनी और अपने मतलब खुद भी लगते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो फील्ड होती है उसे देखते हैं और उसको फसल उसमें उगाते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। तो इससे क्या होता है, जो लेबर होती है वो अपनी खुद की लगाते हैं, खुद से प्रोवाइड करवा लेते हैं अपने घर के लोगों को लगा के। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, मीडियम किसे कहते हैं, जिनकी जो इनकम होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और लार्ज फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा ही अमीर होते हैं। हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, खरीदते हैं, मतलब खरीदना ये नहीं होता है कि उसे पूरा खरीद ले, उसको पर डे की इनकम देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं लेबर को, और उनसे अपने जो फील्ड है उस पर काम कराते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर 1.6। इसमें दिखाया है कि मतलब हमें लेबर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है जब हम फार्मिंग पे काम करते हैं, कितना हार्ड वर्क इसमें लगता है। तो इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वर्क ऑन द फील्ड, वीट क्रॉप प्लगिंग। वीट क्रॉप जो होती है उसे प्लग करना होता है, खोदना होता है। बाय ब्लॉक्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, जो बुग्गी को कहते हैं। सोइंग मतलब बीज को बोना। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना, जो जहरीला होता है जिससे जो कीड़े होते हैं फसल में वो मर जाते हैं।
कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, हमारे दो मेथड होते हैं इंडिया में, कौन कौन से होते हैं फार्मिंग के, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड होता है कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड। एंड क्या दे रखा है इसमें, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, जो जब क्रॉप पूरी तरह से उग जाती हैं, बन जाती हैं, तो उनको फिर काटना होता है। तो आप देख सकते हैं कितने लेबर्स की ज़रूरत होती है। इस पिक्चर में वुमेन भी काम कर रही हैं, काट रही हैं फसल को। इसमें एक आदमी अपने क्या कर रहा है, जो बुल है उसके साथ क्या कर रहा है, जो पूरी ज़मीन है उसे खोद रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक वर्कर जो है वो क्या कर रहा है, इंसेक्टिसाइड्स को छिड़क रहा है। इसमें ये सीड को बो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में हम बुल्स का यूज़ करते हैं खोदने के लिए, और जो मॉडर्न मेथड होता है इसमें हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं खोदने में। ओके, फार्म लेबरर्स कम एदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा जिसमें मैं बताया था वो विल प्रोवाइड द लेबर्स, हमें कौन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इसमें हम ये जानेंगे, हमने पढ़ा था कि जो अमीर लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स, वो क्या करते हैं, हायर करते हैं फार्म लेबरर्स। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फार्म लेबरर्स होते कौन हैं। तो कम एदर फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, लैंडलेस फैमिलीज, जिन ये वहाँ से आते हैं जिनकी जो फैमिलीज होती हैं उनके पास कोई लैंड होता ही नहीं है अपना, तो ये दूसरे के लैंड पे काम करके पैसे कमाते हैं। और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और उन फैमिलीज से होते हैं ये जिनके जो कल्टिवेटिंग वाला जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इनकी ज़रूरत नहीं होती उन्हें काम करने की। अनलाइक फार्मर्स, अब फार्मर्स जिनसे काम कराते हैं उनकी तरह इनका ऐसा नहीं होता है। जैसे फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट, तो इनके पास कौन सा राइट नहीं होता है, ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। जो ये उगाएंगे फार्म लेबरर्स क्रॉप किसके फार्म पे, हम फार्मर्स के फार्म पे, लैंड पर, तो उनके जो भी उगाएंगे तो उन पर इनका बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है, कोई हक नहीं होता है, राइट नहीं होता है। ठीक है, जो भी क्रॉप उगाएंगे। ये पिक्चर 1.7 ऊपर दे रखी है जिसमें द कन्वर्सेशन बिटवीन दला एंड रामकली दिखाया है। इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जेन्युइनली हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है। ओके, तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं पैराग्राफ। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क। तो अब जो हमने सुना कि उन्हें राइट नहीं मिलता है, जो लेबर फार्मर्स होते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, उनको राइट नहीं होता है जो भी वो क्रॉप उगाएं उनको कैसे उन्हें बेचना है, उनका नहीं होता। वो सब किसका होगा, जो उनका हेड होता है, लैंड का जो मालिक होता है, ओनर होता है, फार्मर का होता है। तो उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, जब वो उनके काम करते हैं लैंड पे, उन्हें मिलते हैं वेजेस। ओके, वेजेस क्या होते हैं, वेजेस होते हैं कैन बी इन कैश, वेजेस कैन बी इन कैश। ओके, तो वो कैश में होंगे या तो वो पैसे देंगे। वेजेस क्या होते हैं, कैन बी इन कैश और इन काइंड। एग्जाम्पल क्या, क्रॉप, या तो उन्हें वो क्रॉप दे देंगे, जो भी उन्होंने उगाया होगा उसी को वो थोड़ा सा उन्हें दे देंगे, जितना भी उनका बनेगा। ओके, कौन देगा ये उन्हें, फार्मर्स, जो लैंड ओनर्स हैं। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें पैसे नहीं देते हैं या और क्रॉप भी नहीं देते, उन्हें क्या देते हैं, खाने को दे देते हैं रोज़ रोज़ का, तो वो उसे भी वो क्या कहलाते हैं, वेजेस। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और वेजेस जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि यही मिलेंगे, मतलब 150 रुपये पर डे मिलेगा या 200 रुपये पर डे मिलेगा, वो सब क्या है, फिक्स्ड नहीं है। वो रीजन टू रीजन डिपेंड करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करते हैं कि राइस की क्रॉप है तो इतना मिलेगा या फिर वीट की क्रॉप है तो इतना मिलेगा। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, और फार्म एक्टिविटी पे भी डिपेंड करते हैं कि वो सोइंग का काम कर रहे हैं, मतलब बीज बोने का काम कर रहे हैं तो उन्हें अलग पैसे मिलेंगे, या फिर उन्हें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो तो उन्हें अलग पैसे मिलेंगे। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट का जो टाइम होता है, कोई भी सीज़न हो गया जिसमें जो सीड है वो बोई जा रही है, उगाई जा रही है या हार्वेस्ट की जा रही है, उसमें उन सब के जो पैसे होते हैं वो थोड़े से उन्हें बढ़ के मिलते हैं। वाइड वेरिएशन होती है क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ज़रूरत होती है अपने लैंड पे काम कराने की, फार्मर्स की, तो वो फिर उन्हें हायर करते हैं थोड़े ज़्यादा पैसों में। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, तो अब जो फार्म लेबरर होगा जो दूसरे के लैंड पे काम करता है वो एम्प्लॉयड होगा, मतलब काम वर्कर होगा डेली बेसिस पर, मतलब उसे वेजेस मिलेंगे। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, या फिर उसे डेली बेसिस पर अगर वेजेस नहीं मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे कि कोई भी वो एक फार्म एक्टिविटी चूज़ कर ले, जैसे वो सोइंग का कर रहा है या हार्वेस्टिंग का कर रहा है, तो जब वो उसकी कंप्लीट हो जाएगी एक्टिविटी उसे उसके बाद वेजेस मिल जाएंगे। और फॉर द होल ईयर, या फिर उसको पूरे साल के लिए भी एम्प्लॉयड कर लेते हैं। ओके, अब दला, मैंने बताया था ये पिक्चर 1.7 पढ़ लेना, द कन्वर्सेशन बिटवीन दला एंड रामकली। इसमें हमें पूरा बता देंगे कि क्या सिनेरियो दिखाया है इसमें फार्मर्स का।
इसमें क्या है दला, एक मेल क्या है, एक फार्म लेबरर है जो क्या है, इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर। वो एक लैंडलेस, उसके पास लैंड नहीं है अपना खुद का, इसलिए वो क्या है, दूसरों के लैंड पे काम करता है। वो वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, वो डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपने लिए काम देखना पड़ता है रोज़ के। अब वो मतलब किसके लैंड पे काम करे, मतलब उसका जब खुद का लैंड नहीं है तो उसे रोज़ रोज़ काम ढूंढना पड़ेगा अपने लिए खुद। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 पर डे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप मार्क कर लें और याद भी रखें इस लाइन को कि जो मिनिमम वेज है फार्म लेबरर के लिए वो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है कितना, रुपीज़ 300 पर डे। पर डे उनको कितना मिलना चाहिए उनके काम का, 300 रुपीज़। ओके, 300 रुपये। ये कब सेट करा गवर्नमेंट ने, मार्च 2017 में। बट दला गेट्स ओनली रुपीज़ 160, फिर भी उसको, जबकि गवर्नमेंट ने 300 रुपये सेट कर दिए हैं, फिर भी उसे कितने मिलते हैं, 160 रुपये। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। अब दला ऐसा क्यों है कि जब वो 160 रुपये में भी काम करने को तैयार हो जाता है, जबकि जो गवर्नमेंट ने सेट करा है डेली वेजेस वो 300 रुपीज़ है। बिकॉज जो है कंपटीशन में वो बहुत ज़्यादा है, जो लोग हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा पुअर हैं, लैंडलेस हैं, तो वो कितने भी जो उन्हें देते हैं पैसे, जो फार्मर्स होते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं लेने के लिए। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसलिए जो लोग हैं वहाँ के वो ज़्यादा गरीब हैं, उन्हें काम की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं लोअर वेजेस, कम पैसों पे भी काम करने को। दला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। अब रामकली और जो हमने कॉन्वर्सेशन देखी थी उसमें क्या होता है कि रामकली से वो कंप्लेन कर रहा होता है इसके अपनी सिचुएशन के बारे में। वो इज़ अनदर फार्म लेबरर, और जो रामकली है वो भी क्या है, एक दूसरी फार्म लेबरर है। बोथ दला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, और ये दोनों ही क्या हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं इस विलेज के। कौन से विलेज के, पालमपुर। So this is our 6th paragraph of this chapter, which is the capital needed in farming. तो हमने लैंड भी पढ़ लिया कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पालमपुर में। उसके बाद सेकंड हमने ये भी पढ़ लिया कि लेबर कैसे प्रोवाइड होती है वहाँ पर। अब हमें थर्ड पढ़ना है कि कैपिटल कैसे नीडिंग, मतलब कैपिटल की जो इम्पोर्टेंस होती है वो कैसे पूरी होती है फार्मिंग में। ओके, सो कैपिटल क्या होता है, हमने पढ़ा था ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं। कैपिटल इनपुट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी काम में। ओके, सो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो फार्मिंग के कैपिटल्स होते क्या हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। हमने जैसे पहले ही पढ़ लिया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो होते हैं, जैसे जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होती है, ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगते हैं। So that the farmer now needs more money than before। तो अब फार्मर को पहले से ज़्यादा मनी चाहिए होगी, जैसे जो ट्रेडिशनल सीड्स में यूज़ होती थी मनी, उससे भी ज़्यादा अब उन्हें किस में चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। वो कैसे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना पहले। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ओके, सो फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है जिनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है, उन्हें क्या चाहिए होगा, उन्हें वो बोरो करेंगे, उधार लेंगे पैसे, किसके लिए, टू अरेंज फॉर द कैपिटल, जिससे वो कैपिटल को अरेंज कर सके। अब क्या क्या कैपिटल्स होती हैं फार्मिंग की, जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग की मैं बता दूं आपको, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और क्या हो गई, सीड्स तो चाहिए होती हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो या फिर वो मॉडर्न फार्मिंग हो। ओके, और हमें क्या क्या चाहिए होता है, इरिगेशन के मेथड बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं हमें, और हमें मशीन्स चाहिए होती हैं, ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स। ओके, सो अब बोरो तो कर लेंगे पैसे, पर किससे करेंगे स्मॉल फार्मर्स बोरो, किससे उधार लेंगे, वो लेंगे लार्ज फार्मर्स, जो अमीर फार्मर्स हैं उनसे, और विलेज मनी लैंडर, जो गाँव को उधार पैसे देते हैं उनसे, और द ट्रेडर्स वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। और ट्रेडर्स वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं इनपुट्स क्या होती हैं, यही चीज़ें, सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, कल्टीवेशन के लिए जो सप्लाई करते हैं उनसे क्या लेंगे, ये उधार पैसे लेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब जो उन्हें पैसे हर महीने देने पड़ते हैं इस उधार पैसों के लिए बदले में, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और ये सारे जो होते हैं, मतलब मनी लैंडर्स हो गया, लार्ज फार्मर हो गया, ये बहुत ज़्यादा
इन्हें प्रेशर करते हैं टू रिपे द लोन को अगर टाइम पे नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, कहते हैं कि उनसे लैंड ले लेंगे, और भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं किनको, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ये हमें फर्स्ट पॉइंट के नीचे ही एक पैराग्राफ दे रखा है एक बॉक्स में, इसे हमें पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे भी क्वेश्चंस खुद उठाए जाते हैं इस चैप्टर में। तो ये पेज नंबर 9 है। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। तो अब सविता क्या है, पालमपुर की एक छोटी सी किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ओके, तो वो इस बार प्लान कर रही है कि वो क्या जो उसका प्लॉट है, जो लैंड है उस पर वो क्या उगाएगी, वीट कल्टिवेट करेगी, गेहूँ। ओके, सो उसका जो लैंड है वो कितना, इसमें साइज़ पता है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो एक स्मॉल प्लॉट है, 1 हेक्टेयर बहुत ज़्यादा छोटा सा लैंड होता है। ओके, बिसाइड्स सीड्स, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments। अब उसे ये भी पता है कि उसे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को छोड़ के भी उसे कैश चाहिए, किस चीज़ के लिए, जिससे वो पानी खरीद सके, क्यों, जिससे वो इरिगेशन करेगी, एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं फार्म में, जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फावड़ा, ये सब चीज़ें जो उसकी ख़राब हो गई हैं उसे उन्हें ठीक भी कराना है, उसके लिए भी उसे क्या चाहिए, पैसे। She estimates that the working capital itself would cost a minimum ₹3,000। अब उसने खुद से ये एस्टिमेट लगाया, खुद से एक प्लान करा है, कैलकुलेशन करी है, जिसमें वो सोच रही है इन सारे वर्किंग कैपिटल्स के लिए उसे कितने पैसे चाहिए होंगे, कम से कम 3,000 रुपये चाहिए होंगे। She doesn't have the money। अब उसके पास पैसे नहीं है। So she decides to borrow from तेजपाल सिंह। अब उसने सोचा है कि वो किससे पैसे उधार लेगी, तेजपाल सिंह। अब तेजपाल सिंह क्या है, अ लार्ज फार्मर, वो एक बड़ा किसान है। जिससे लार्ज फार्मर मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, जो अमीर होते हैं। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। तो अब उसने तेजपाल सिंह राज़ी हो गया है सविता को लोन देने के लिए, वो भी कितने इंटरेस्ट रेट पे, उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 24%, 24% उसे ब्याज देना पड़ेगा। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब हमें पता है 24% कितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी सिर्फ कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। सविता ऑल्सो हैज़ अ प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। तो अब सविता ने उसे और प्रॉमिस भी कर दिया है, मतलब उसे प्रॉमिस करा है किससे, तेजपाल सिंह से, कि वो क्या करेगी, तेजपाल सिंह की जो फील्ड है उस पर काम करेगी एज अ फार्म लेबरर। फार्म लेबरर हमें पता है जो दूसरों की फील्ड्स पे काम करते हैं। और कब काम करेगी, ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो वो तेजपाल सिंह की लैंड पे काम करेगी। कितने वेजेस पर, 100 रुपये पर डे। ओके, एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। और हमें पता है कि जो 100 रुपये हैं कितने ज़्यादा कम है, जबकि जो गवर्नमेंट है उसने कितने कहा है, 300 पर डे गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं वेज, किसके लिए, फार्म लेबरर के लिए। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। जबकि सविता को पता है कि उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, किस चीज़ में, अपने भी लैंड पर क्या कंप्लीट करने के लिए, हार्वेस्टिंग। उसकी भी तो लैंड पे हार्वेस्टिंग होगी जब वो गेहूं का लैंड लगाएगी। ओके, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह। और उसके बाद उसे काम भी करना है किसके फील्ड पर, तेजपाल सिंह के, जिससे उसने पैसे उधार लिए हैं। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। और ये जो हार्वेस्ट टाइम होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क टाइम होता है किसानों के लिए, और बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम, जैसे हमें पता चल गया है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब वो सविता क्या है, एक मदर भी है, वो भी कितने, 3 बच्चों की। तो उसके पास क्या होगा, उनके पास बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, घर का भी काम करना होता है उन्हें। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नो गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। तो वो जब भी जो सविता है वो राज़ी हो गई है सारी कंडीशंस को तेजपाल की, कि तेजपाल की वो फील्ड पे काम भी करेगी, वो भी कम वेजेस में, और उसे 24% क्या इंटरेस्ट रेट भी देगी, वो भी 4 महीने के लिए। क्यों राज़ी हुई है वो, क्योंकि वो लोन इसलिए नहीं ले सकते हैं जो ये गरीब फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, बिकॉज लोन क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनको लेने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो इतना टाइम नहीं होता है फार्मर्स के पास कि पहले वो डॉक्यूमेंट वो करें, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि ईजी यही रहेगा कि वो क्या करें, अपने लिए पैसे उधार ले लें किसी भी लार्ज फार्मर से, या फिर
किसी ट्रेडर से या मनी लैंडर से। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था किसके लिए, जो थे स्मॉल फार्मर्स के लिए, कि वो कैपिटल कैसे कलेक्ट करेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे अपने लिए कैपिटल को कलेक्ट करते हैं। इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे स्मॉल फार्मर्स का किससे, जो लार्ज फार्मर्स हैं। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग्स। अब स्मॉल फार्मर्स के पास कोई भी सेविंग नहीं होती, जो भी वो कमाते हैं उसको वो खा लेते हैं, क्योंकि जो उनकी इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ओके, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं इनके पास की खुद की सेविंग्स होती हैं। कहाँ से इनको सेविंग्स मिलती हैं, वो भी फार्मिंग से, जो ये फार्मिंग करते हैं। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, इसलिए उनके वो इतने एबल होते हैं कि उनके पास क्या होता है, कैपिटल के लिए भी, नीड के लिए उनके पास पैसे होते हैं खुद के पास, उन्हें किसी से भी उधार मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो फार्मर्स है मीडियम और लार्ज, इनके पास खुद से कैसे इतनी सेविंग हो जाती है। तो इसका जो सारा आंसर है ये हमें नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 10, पैराग्राफ 7, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे, हमने तीनों अपने कंप्लीट कर लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड हमारा था कैपिटल और फोर्थ है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं और ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट, कैसे होता है जो फार्मर्स होते हैं। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हम फार्मर्स की बात करें तो इसमें हम फार्मर्स के बारे में सारा पढ़ेंगे। लेट अस सपोज दैट the farmers have produced wheat on their lands and using the three factors of production। अब हमने सोच लिया, हमने सब ऊपर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फार्मर्स ने सोचा है कि वो क्या करेंगे, वीट को प्रोड्यूस करेंगे अपने लैंड पर। ओके, उसके लिए उन्होंने किस किस चीज़ का यूज़ करा, सबसे पहले उन्हें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए जो उनके लैंड पे काम करेगी, और थर्ड उनको क्या चाहिए, कैपिटल्स। कैपिटल्स क्या होते हैं, ट्रैक्टर्स हो गया, मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड के जो भी चीज़ें उनमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब क्या हो गया, हमारे कैपिटल्स हो गए। उन्होंने तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या कर लिया, अपने लैंड पे वीट उगा लिया। ओके, द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। अब वीट को हार्वेस्ट भी कर लिया, मतलब उसमें से निकाल भी लिया जो इसमें वो होते हैं, एंड क्या हो गया, उसका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया वीट का। सो नाउ व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। अब जो उन्होंने वीट का प्रोडक्शन कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, तो उससे वो क्या करेंगे, वीट से फार्मर्स जो होंगे, सिंपल है, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। तो क्या करेंगे, वो सबसे पहले अपने लिए बचा के रखेंगे फैमिली के कंजप्शन के लिए, कि इतना पूरे साल के जो वीट वो स्टोर अपने खाएंगे, कंजप्शन करेंगे, उसे वो स्टोर कर लेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। एंड जो रिमेनिंग होगा उससे बचा हुआ, उन्होंने जो कंजप्शन कर लिया है उससे बचा हुआ, एंड सेल द सरप्लस वीट। सरप्लस मतलब होता है जो वो कंज्यूम करके भी जो बच रहा हो, प्रॉफिट में हो, उसे हम सरप्लस वीट कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसे सेल कर देंगे, वो बेच देंगे किसको, ट्रेडर्स को, जो क्या करेगा, उन्हें दूसरे गांव में जाकर बेच देगा या अपने ही गांव में रहकर उसे बेच लेगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट। अब क्या है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, कौन कौन स्मॉल फार्मर्स हैं हमें पता है, जो गरीब फार्मर्स हैं उन्हें हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। अब कौन कौन से, जैसे हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी, सविता हो गई या गोविंद के सन हो गए। गोविंद वो थे जो हमने स्टोरी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो आई थिंक पेज नंबर 3 या 4 पे होगी। वो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब किसान है और उनके पास क्या है, बहुत कम लिटिल सरप्लस रहता है वीट का, मतलब जो भी वो मतलब उस अपनी लैंड में उगाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम उनका सरप्लस होता है। क्यों होता है, येस यू आर राइट, क्योंकि जो उनका प्लॉट है जिस पे वो काम करते हैं लैंड पे, वो बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, छोटा होता है। सो बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज़ स्मॉल, तो क्या होता है, उनका जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो भी छोटा होता है। एंड फ्रॉम दिस इज़ अ सब्सटैंशियल शेयर इज़ केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। उनका प्लॉट छोटा है तो प्रोडक्शन कम होगी, और प्रोडक्शन कम है तो वो क्या करेंगे, बस वो इतना ही होगा कि वो अपनी फैमिली की नीड को पूरा कर सकें, इससे ज़्यादा जो वीट होगा उनके पास होगा ही नहीं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वो सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो सिर्फ मार्केट में कौन सप्लाई करता है वीट, तो दो आंसर होंगे इसके, एक तो होगा लार्ज फार्मर्स और एक होगा मीडियम फार्मर्स। ओके, इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलॉक कार्ट्स स्टीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी 1.1, उसमें हमने गांव का सीन देखा था, विलेज सीन था, जिसमें जो बुलॉक कार्ट थी या उसे बुग्गी कह लें हम, तो वो क्या था, उसके अंदर क्या रखा हुआ था, बहुत सारी कैरिंग हुई थी, लोडिंग ऑफ वीट के बोरे रखे हुए थे उसके अंदर। ओके, द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द
wheat and sell it further to shopkeepers in towns and cities। तो क्या करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, वो किसे देते हैं, ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं वीट, जो सरप्लस वीट होती है। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट बाय द टाइम क्या करते हैं, वो वीट को क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। और क्या करते हैं, उनसे शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, या फिर वो खुद ही शॉपकीपर बनकर वीट को बेच लेते हैं। कहाँ पर, टाउन्स में और सिटीज़ में। दिस इज़ पेज नंबर 10 राइट हैंड साइड। सो इसमें हम पूरी तेजपाल सिंह की स्टोरी पढ़ेंगे। हमें पता है कि तेजपाल सिंह वो है जिसने सविता को लोन दिया। ओके, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तेजपाल क्या है, एक लार्ज फार्मर है, अमीर किसान है। और उसने क्या करा, उसके पास कितना सरप्लस वीट हुआ, 350 क्विंटल्स। 350 क्विंटल्स कितना होता है, आप ये समझ लीजिए 100 kg, जो 100 kg इज़ इक्वल टू 1 क्विंटल। सो यू कैन इमेजिन नाउ दैट कितना उनका उसने सरप्लस वीट को सेल करा होगा ट्रेडर्स को। ओके, सो 350 क्विंटल्स ऑफ वीट क्या हुआ, फ्रॉम ऑल हिज लैंड, उसके लैंड में से निकले। ओके, सारे जितने भी उसके लैंड्स होंगे, कल्टीवेशन होती होगी, तो उसमें से कितना हुआ, 350 क्विंटल्स ऑफ वीट निकला। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट। तो उसने क्या करा, ये सारा जो वीट था वो कहाँ बेचा, रायगंज मार्केट में। रायगंज हमें पता है कहाँ पर है, एक और विलेज है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर विलेज से। ओके, और ये एक बड़ा गांव है। एंड हैज़ अ गुड अर्निंग्स। और उससे क्या हो गया, जब वो 350 क्विंटल्स बेचेगा तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ही क्या होगी, उनकी अर्निंग होगी। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग्स। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि अब उसने इतना सारा बेचा अपना जो उसका वीट था, तो उसने जो अर्निंग हुई होगी उसे बेच के, तो उसने उससे करा क्या। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो अगर उसके हम पिछले जो लास्ट ईयर था, पिछले साल का देखें, तो उसने तेजपाल सिंह ने जितना भी पैसा कमाया था अपने लैंड की कल्टीवेशन से, उसने सब कहाँ कर दिया, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan। उसके बाद उसने क्या करा, उसने सेविंग्स जो थी अपनी, थोड़ी और जो सेविंग्स होंगी उसकी, उसे उधार पर दे दिया। किसे, जो फार्मर्स गरीब होते हैं वो भी इंटरेस्ट पर देते हैं। और क्या करते हैं, सविता को दे दिया। जैसे अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो वर इन नीड ऑफ ए लोन, जिन्हें ज़रूरत होती है किसकी, लोन की। ओके, तो इस पे भी क्या पैसे खाते हैं, जैसे इन्हें ब्याज मिलता है, तो ये काम भी करता है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। ये इसने ये भी सोच रखा है जो तेजपाल सिंह है कि ये अपनी जो उसकी सेविंग्स होगी इस साल की, उससे वो क्या करेगा, सबको जोड़ेगा और उसके अपने जो इसकी लैंड है उसके लिए एक वर्किंग कैपिटल लाएगा। वर्किंग कैपिटल हमें पता है इनपुट लाएगा कोई। ओके, जिससे वो हेल्प करेंगी फार्मिंग में उसकी नेक्स्ट सीजन में। ओके, This year Tejpal Singh plans to use his earnings to buy another tractor। तो इस बार तेजपाल सिंह ने प्लान करा है कि वो अपनी अर्निंग से क्या खरीदेगा, वो एक ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। अब ये जो सोच रहा है तेजपाल सिंह जो है कि वो इस साल ट्रैक्टर खरीदेगा, तो क्या होगा, इससे उसकी जो क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी फिक्स्ड कैपिटल और इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल वो होते हैं जो सालों साल तक ख़राब नहीं होते हैं। तो ट्रैक्टर भी क्या हुआ, वो भी सालों साल तक ख़राब नहीं होगा, तो वो उसकी फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जैसे तेजपाल सिंह ने अपने जो सरप्लस वीट था वो सेल कर दिया ट्रेडर्स को या फिर किसी सेलर को, तो ऐसे ही कौन करते हैं, ऐसे ही जो मीडियम फार्मर्स हैं और लार्ज फार्मर्स हैं सेल कर देते हैं अपना सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ओके, चाहे वो वीट हो, राइस हो या कुछ भी ग्रेन हो। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और जो अर्निंग इन सबसे होती है इसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मनी होती है। और क्या करते हैं, उससे क्या खरीद लेते हैं, कैपिटल खरीद लेते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगले साल के लिए कोई ना कोई मशीन या कैपिटल कोई भी इनपुट खरीद लेते हैं जो इनकी फार्मिंग में हेल्प करती है। थस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। तो इससे क्या होता है, इनको अरेंज हो जाता है, इनकी खुद ही जब इतनी इनकम होती है तो उससे क्या होता है, इनकी अर्निंग से
कि जो कैपिटल है वो अपने खुद ही पैसों से खरीद लेते हैं, इन्हें किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी से बोरो करते हैं पैसे। ओके, इनकी खुद की सेविंग्स इतनी ज़्यादा होती है। तो हमसे अभी पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं और मीडियम फार्मर्स वो किसी से पैसे नहीं उधार लेते हैं, वो खुद से ही अपनी कैपिटल्स खरीदते हैं। सो ऐसा क्यों है, तो हमें पता चल गया है क्योंकि उनके जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, उस पर ज़्यादा सरप्लस वीट होता है और वो बेच देते हैं, उससे जो उनकी अर्निंग होती है उसे वो सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए वो कोई भी कैपिटल खरीद लेते हैं। और स्मॉल फार्मर्स के पास छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास बस इतनी ही प्रोडक्शन हो पाती है क्रॉप्स की जिससे वो अपने घर को खिला सकते हैं। उनकी सरप्लस फीड की प्रोडक्शन नहीं होती या किसी भी ग्रेन की प्रोडक्शन सरप्लस नहीं होती। Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. अब कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि वो बैंक में सेव नहीं करते हैं या फिर वो क्या कोई एसेट नहीं खरीदते हैं, मतलब कोई कैपिटल नहीं खरीदते, वो उससे क्या कर लेते हैं, उसे सेव करके कोई कैटल खरीद लेंगे, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, बुल हो गई, या फिर उससे कोई ट्रक खरीद लेंगे या अपनी कोई दुकान खोल लेंगे जिस पे वो अपना ही खुद माल को बेचते हैं, जैसे कोई भी माल हो गया। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हम इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। जैसे हमने डिसाइड करा था कि इस चैप्टर में हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे पहले पालमपुर की, एंड देन हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। We have learnt about farming as the main production activity in पालमपुर। ये तीसरी बार लाइन आई है इस चैप्टर में कि हमें पता है कि पालमपुर में मेन एक्टिविटी कौन सी थी प्रोडक्शन की, फार्मिंग थी, खेती बाड़ी थी। ओके, वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और अब हम पूरे पैराग्राफ में जो लास्ट तक है चैप्टर में यही पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. So अब ये आप नोट कर लिएगा कि 25% ही ऐसे पीपल हैं पालमपुर में जो वर्क करते हैं कहाँ पर, एग्रीकल्चर, मतलब करते हैं काम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, और जो रिमेनिंग है 25 को अगर हम 100 में माइनस करते हैं तो 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर की वो क्या करती है, फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेन एक्टिविटी पालमपुर में कौन सी है, फार्मिंग एक्टिविटी। ओके, सो 25% क्या काम करती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं। This is first point of non-farming activities in Palampur. So first is dairy. Okay, तो हमें पता है कि milk is necessary for day to day life work. Okay, हमें milk चाहिए होता है, wheat और grains तो होते ही हैं, apart from that milk is necessary. तो डेयरी भी ज़रूरी होती है गांव में। तो क्या होता है, द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी जो है वो दूसरी कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में। फर्स्ट मेन एक्टिविटी कौन सी है, फार्मिंग। और हम ये जान लेते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़ को छोड़ के जितनी भी एक्टिविटी पालमपुर में होती हैं वो सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाई जाती हैं। ओके, किसी भी गांव में या किसी भी शहर में। ओके, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर। ओके, सो फर्स्ट हम ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो डेयरी है वो एक कॉमन एक्टिविटी है जो बहुत सारी फैमिलीज़ करती हैं पालमपुर में। People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. अब हमें पता है कि पीपल क्या करते हैं, अगर हमें अच्छा दूध चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, अपने जो बफेलोज होते हैं उनको क्या खिलाते हैं, ग्रास खिलाते हैं अच्छी काइंड्स की, मतलब अच्छी क्वालिटी की, एंड द जौवर और बाजरा खिलाते हैं, जिससे क्या होता है, और जौवर बाजरा कौन सी सीज़न में ग्रो होता है, रेनी सीज़न में, जो खारिफ क्रॉप जिसे हम कहते हैं। ओके, सो उससे क्या होता है, अच्छी जो क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस होता है। द मिल्क इज़ सॉल्ड इन रायगंज। अब हमें पता है कि जो मिल्क है वो सॉल्ड होता है कहाँ पे, रायगंज में। रायगंज कहाँ है, अ नियर बाय लार्ज विलेज, जो 3 किलोमीटर दूर है कहाँ से, पालमपुर से। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, और हमें पता है कि जो पालमपुर है उसके पास एक शाहपुर टाउन भी है जो बहुत छोटा सा एक विलेज है। 2 ट्रेडर्स, जो 2 ट्रेडर्स हैं वहाँ के व्यापारी हैं, वो शाहपुर टाउन से आते हैं और क्या करते हैं, सेटअप लगाते हैं कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स का एट रायगंज। उन्होंने रायगंज में क्या लगाया है, 2 ट्रेडर्स ने सेटअप लगाया है किस चीज़ का, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। इससे क्या होता है, जो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर है, इसके जो मिल्क है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगहों पर
टाउन्स पे और सिटीज़ में जो उनके दूर थोड़ी दूर दूर होती हैं उन गाँव से। ओके, सो उन्होंने रायगंज में लगाया टू ट्रेडर्स ने, हमें याद रखना है। पेज नंबर 11, ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने डेयरी का पढ़ लिया है, अब हमें सेकंड पढ़ना है। ऊपर इस पेज पर एक्टिविटी दे रखी है जो हमें नहीं पढ़नी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। सो हम अपना मेन कंटेंट पढ़ेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक स्मॉल, अब सेकंड क्या है इसमें जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कोई भी किसी भी छोटा सा जो स्केल पे कारखाना होता है जिसमें कुछ कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, उनको हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इन पालमपुर। ओके, एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो अब प्रेजेंट में पालमपुर में सिर्फ कितने हैं, 50 से भी कम लोग एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. अब जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड से होती है। प्रोडक्शन मेथड होते हैं उसके बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और ऐसी नहीं होती। अगर हम कंपैरिजन करें किसी सिटी से या टाउन से, वहाँ पर कैसे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में होती हैं। ओके, पर यहाँ पे क्या है, वेरी सिंपल तरीके से मेथड से क्या होता है, पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। सो हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोडक्शन होता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और कैसे होती है, स्मॉल स्केल पर होती है वो। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स। सो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि जो सिटीज़ होती हैं, टाउन्स होती हैं, दूसरे पालमपुर को छोड़िए, वहाँ पर जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बिग फैक्ट्रीज़ में होती हैं। पर इसमें क्या होता है पालमपुर में कि ये कहाँ होती हैं, घर पर ही होते हैं, लोग अपने घर पे ही कारखाने लगा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, फील्ड्स में कोई भी अपना जो भी इनका लैंड होगा उसमें कोई भी कारखाना लगा लेंगे विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। और ये क्या करते हैं, ये नहीं करते कि हायर करते हैं लेबर्स को बाहर से, कारीगरों को, नहीं, ये अपने फैमिली में जितने भी इनके मेंबर्स होते हैं उनको इसी काम पे लगा देते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली मतलब बहुत ही कमी से ऐसा होता है कि कोई लेबर हायर, कोई किसी भी लेबर कोई हायर कर रहे हो इस काम के लिए। ये वरना क्या होता है, फैमिली लेबर ही हेल्प करती है सारे काम में। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, एक जो हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ले रखा है इसमें कि क्या होता है इंडस्ट्री में, जो किसी भी कारखाने की बात करते हैं तो हम इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिश्री लाल। अब मिश्री लाल को हम ये नहीं कहेंगे कि स्मॉल फार्मर है या फिर ये लार्ज फार्मर है, बिकॉज ये कोई फार्मर है ही नहीं मिश्री लाल, क्योंकि क्या करते हैं, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसने क्या खरीदी है, एक मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग, मतलब शुगर कैन गन्ने को क्रश करने वाली, क्रश मतलब उसे उसका जूस निकालने वाली एक मशीन खरीदी है जो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलती है। ओके, मैकेनिकल मतलब मशीन। एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। ओके, और उसने कहाँ पर लगाई है, अपने ही फील्ड में लगाई है, जो भी इसके पास अपना लैंड होगा छोटा सा उसमें उसने ये मशीन लगा ली है जिससे जो शुगर कैन हो वो क्रश हो। शुगर कैन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। अब हमें इसने पहले का ही बता रखा है कि जो पहले जो शुगर क्रशिंग होती थी वो किससे होती थी, हेल्प ऑफ बुलॉक्स, जो बुग्गीज होती हैं उनसे उन्हें कुचला जाता था। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। पर आजकल क्या हो रहा है कि पीपल उसे प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं कि किससे करें ये सब काम, मशीन से। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड। तो मिश्री लाल सबसे पहले क्या करता है, जो शुगर कैन होता है वो अपने किसी लैंड पे नहीं उगाता है, वो खरीदता है किससे, किसी भी फार्मर से, और उससे प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और अपनी मशीन के हेल्प से वो उसे पहले क्रश करता है, फिर उसे जैगरी क्या होता है, गुड़ बनाता है। द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स। उसके बाद वो क्या करता है, जो वो जैगरी बन जाती है, गुड़ बन जाता है, वो उससे वो ट्रेडर को बेच देता है। कौन, मिश्री लाल। एट शाहपुर। शाहपुर हमें पता है पालमपुर के पास एक और छोटा सा टाउन है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इससे जो भी ये काम करता है मिश्री लाल, इससे स्मॉल प्रॉफिट बना लेता है, मतलब उसे थोड़ा सा इससे प्रॉफिट हो जाता है। नाउ दिस इज़ अवर थर्ड पैराग्राफ। हमने फर्स्ट पढ़ लिया अपना, क्या था हमारा फर्स्ट, डेयरी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकंड हमारा था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन थर्ड इज़ अवर
द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब हम इसमें जानेंगे कंडीशन कैसी है शॉपकीपर्स की पालमपुर विलेज में। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, जो लोग हैं वो जो इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं ट्रेड में। ट्रेड किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे होता है? हम किसी भी शॉपकीपर से सामान लेते हैं और उसे पैसे देते हैं, ठीक है, तो इसे हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहते हैं। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, पर पालमपुर में इतने शॉपकीपर्स हैं नहीं, ट्रेड इतना नहीं है पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स। अब ट्रेडर्स कौन है पालमपुर में, हमें जानना ज़रूरी है, शॉपकीपर्स हैं वो। बाय, शॉपकीपर्स मतलब होता है दुकानदार। बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होल सेल मार्केट्स इन द सिटीज़। वो क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं पालमपुर के, वो सिटीज़ में जाकर गुड्स खरीदते हैं, कॉमोडिटीज़ खरीदते हैं। कौन सी प्राइजेस में? होल सेल मार्केट, मतलब होल सेल वो होता है जिसमें हम ज़्यादा सामान लेते हैं और उसको जो पैसे होते हैं, प्राइस होता है, वो इतना मार्केट के वैल्यू जितनी नहीं होता है उससे कम होता है, उसे हम होल सेल मार्केट कहते हैं। सिटीज़ में से खरीदता है ट्रेडर्स जो होते हैं पालमपुर के, एंड सेल दैम इन द विलेज, और उसे पालमपुर विलेज में आके बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज। हमने बहुत सारे जनरल स्टोर्स देखे होंगे विलेज में जो सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। कौन कौन से? राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, जो सारे कॉमोडिटीज नेसेसरी होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो सब वो सेल करते हैं। बिस्किट हो गया, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। कभी कभी कपड़े भी दुकान पर होते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. So हमने देखा है कई बार कि जो हाँ बस स्टैंड होता है, अगर हम विलेज की बात करें ज़्यादातर, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बस स्टैंड होता है, अगर वहाँ पे कोई पास में घर है, तो वो थोड़ी सी जगह में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं और वहाँ पे एक स्मॉल शॉप खोल लेते हैं घर वाले ही। और दे सेल इटेबल्स, और वो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ बेचते रहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हम जब बस स्टैंड पे होते हैं तो वहाँ पर चाय मिलती है और भी बहुत सारे इटेबल्स मिलते हैं जो खाने के सामान होते हैं, तो उन सबको हम इटेबल्स कहते हैं। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे शॉपकीपर्स का एक एग्जाम्पल। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। अब एक करीम है जिसने क्या करा है, कंप्यूटर क्लास का एक सेंटर खोला है विलेज में, गाँव में। ओके, इन रिसेंट ईयर्स A large number of students have been attending college in Shahpur town. तब क्या हो गया, रिसेंट ईयर, पिछले कई सालों से बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करने लगे, अटेंड करने लगे हैं कॉलेज। कहाँ पर? शाहपुर टाउन, जो एक छोटा सा टाउन है पालमपुर विलेज के पास। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन। और करीम ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं गांव के, वो क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस टाउन में। तो कौन सा टाउन है? शाहपुर टाउन। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज वो हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, डिग्री ले रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। सो करीम डिसाइड करता है टू उनको एम्प्लॉय दैम, कि मतलब उनको वो हायर कर लेगा एज अ टीचर। ही ब्रॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप इन द क्लास इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस एंड ओवरलुकिंग द मार्केट। सो वो क्या करता है, वो कंप्यूटर्स लाता है खरीद कर, सेट करता है अपनी क्लास को। वो कहाँ है उसकी क्लास? उसके कमरे के ही सामने है करीम के, उसके घर में ही। ओके, दूसरे कमरे को उसने कंप्यूटर सेंटर बना दिया है, और वो जो उसका घर है वो कहाँ पर है? मार्केट के बिल्कुल सामने है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स। और उसके बाद क्या हो गया, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो 10th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अटेंड करनी करीम की कंप्यूटर क्लासेस, बिकॉज उन्हें नॉलेज मिल रही है उससे, और जो स्टूडेंट्स हैं उसके जो सेंटर में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। आवर 4th पॉइंट ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इज़ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो अब हमें 4th पॉइंट पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये पिछले कई सालों से क्या हो गया, फास्ट डेवलप हो रहा है ये वाला सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सो अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे होता है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत ज़्यादा वेराइटी है व्हीकल्स की। व्हीकल्स क्या होते हैं, जैसे नीचे हम पढ़ेंगे व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं। ऑन द रोड, जो रोड पर चलते हैं, कनेक्टिंग, जो पालमपुर को कनेक्ट करते हैं रायगंज से। रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड people driving the traditional bullock cart
एंड बुग्गी, ओके, आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, व्हीकल्स कहते हैं। जैसे रिक्शा वाला हो गया, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सब क्या हो गए, व्हीकल्स हो गए जो रोड पर चलते हैं, ओके। और ट्रेडिशनल बुलॉक, और ट्रेडिशनल की बात करें तो बुलॉक है जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, जैसे कोई बुग्गी हो गई या फिर जो बैलगाड़ी हो गई, इन सबको, ये सब भी क्या करते हैं, रोड पर चलते हैं। आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और जिन्हें ये सब चला रहे हैं, जो लोग इन सब चीज़ों को चला रहे हैं, उसे हम कहते हैं वो लोग जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फेरी मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या करते हैं, ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर, या लोगों को नहीं तो फिर गुड्स को। गुड्स क्या हो गए, जैसे वीट के बोरे हो गए, राइस के बोरे हो गए, इन सबको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर पालमपुर से रायगंज लेकर जाते हैं, या किसी रिलेटिव को पालमपुर से रायगंज जाना है तो वो भी किससे जाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों से जाएंगे। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं उन्हें पहुँचाने की चीज़ों को या लोगों को। The number of people involved in transport has grown over the last several years, और number of people जो ट्रांसपोर्ट में हैं उन्हें क्या हो गया, पिछले कई सालों से वो ग्रोन बढ़ते ही जा रहे हैं। So this is the last example of transport service which is किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर। अब हमें पता है फार्म लेबरर क्या, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। तो क्या है, किशोरा एक फार्म लेबरर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेज दैट ही रिसीव्ड। अब जैसे दूसरे जो लेबरर्स हैं उसी की तरह किशोरा ने भी पाया, किशोरा जो है उसने पाया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने डेली वेजेस पे अपनी फैमिली को जो नीड्स हैं उसे पूरा करना, हो ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वेजेस पर जो लार्ज, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो हायर करते हैं इन फार्म लेबरर्स को। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब कुछ साल पहले किशोरा ने ना लोन लिया है बैंक से। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। तो हमने पढ़ा है कि जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, तो उसने लोन लिया है बैंक से, वो भी गवर्नमेंट की स्कीम थी, प्रोग्राम था कोई, जिसमें वो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट चीप लोन्स दे रहे थे, सस्ते लोन दे रहे थे। किसको, गरीब लैंडलेस हाउस होल्ड्स को, जो मतलब हाउस होल्ड्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनको लोन दे रहे थे, वो भी जो कौन हो, लैंडलेस, जिनके पास कोई लैंड ना हो काम करने के लिए। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी, जो उसने लोन लिया उससे उसने क्या कर, लोन के पैसों से एक बफेलो खरीद ली। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, और अब वो क्या कर रहा है, उससे दूध बेच रहा है बफेलो का। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। अब किशोरा ने क्या करा, पहले तो उसका बफेलो का दूध बेचना शुरू करा, उसके बाद उसने उसके पीछे एक अटैच कर ली वुडन कार्ट, जिससे वो क्या बन गई, एक बुलॉक या उसे बुग्गी कह सकते हैं, वो बन गई। और उससे वो क्या करता है, अब ट्रांसपोर्ट भी करना उसने शुरू कर दिया वेरियस आइटम्स को उसके ज़रिए। वंस अ वीक, अब वो हफ्ते में एक बार क्या करता है, ही गोज़ टू द रिवर गंगा, वो गंगा रिवर के पास जाता है टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, और जो कुम्हार होता है उसके लिए वहाँ से मिट्टी लेने जाता है। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़, और कभी कभी वो ऐसा होता है कि वो शाहपुर भी चला जाता है, जो एक टाउन है पालमपुर के पास, जिससे वो क्यों जाता है शाहपुर, जैगरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैगरी हो गई बहुत सारे जो बोरों में होती है, या फिर क्या अदर कमोडिटीज़, कोई और सी गुड्स हो गए, उन्हें भी बेचने वो जाता है दूसरे गाँव में। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने कोई ना कोई वो काम ढूंढ ही लेता है ट्रांसपोर्ट के लिए। एज अ रिजल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज़ टू डू सम ईयर्स बैक, और अब वो बहुत ज़्यादा उसकी जो अर्निंग है वो इतनी हो गई है कि वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सके, और पिछले सालों से भी ज़्यादा उसकी इनकम अब हो चुकी है। सो विद दिस वी कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। ये हमारा चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का। सो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो मैंने लिंक पे दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक। वो जो PDF के लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाकर उसे देखें। सबसे पहले आप ये वीडियो को देखें, उसके बाद आप PDF नोट्स को रिवाइज़ कर लें, तो जो ये आपका चैप्टर ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा एग्ज़ाम पर्पज़ से। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।